सपोर्ट किया। ये जो फर्स्ट एवर इनिशिएटिव लिया गया है क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल को लेके हंस फाउंडेशन का, उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। सो थैंक यू सो मच आपको। लोग, जितने भी बच्चे यहाँ पे हमको ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी लोगों का भी वेलकम। दून कल्चर एंड लिटरेचर, ये जो सोसाइटी है उसने ऑर्गेनाइज किया है इस पूरे प्रोग्राम को, और जिसकी जरूरत थी, नीड ऑफ द आवर जिसको कहते हैं। और आप सभी लोग काफी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक्साइटेड हैं। थोड़ी देर पहले सुजॉय घोष सर हमारे बीच में आपने बहुत सारा अप्रिशिएट किया है, उनको आपको सुनने का, देखने का, उनसे बात करने का मौका अगले 3 दिनों के अंदर मिलेगा। आज इसकी शुरुआत होने जा रही है और कल और परसों अगले 3 दिन के लिए ये पूरा फेस्टिवल आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। तो हम लोग बस थोड़ी सी देर में ऑफिशियली इसको आगे बढ़ टीजर के साथ में सबसे पहले इस फेस्टिवल को लेके कि जरूरत क्यों महसूस हुई और आपके बीच में किस तरह से ये लाया गया है, उसको लेके हमारी टीम ने एक टीजर तैयार किया है। तो सबसे पहले उसको देखते हैं और उसके बाद लैंप लाइटिंग के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। There is a crime fest where suspense leads a trail. Thrillers, mystery, secrecy, all dark and bold. At crowded festival, let all secrets unfold. तो ये छोटा सा टीजर आपने देखा। आप सभी लोग हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो एक्टर्स सीरीज के माध्यम से आप लोगों ने देखा है, उन सभी से इंटरेक्शन का आपको मौका मिलेगा। तो चलिए अब ऑफिशियली प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और लैंप लाइटिंग के साथ में शुरुआत करते हैं। तो मैं हमारे सभी गेस्ट से एक एक करके निवेदन करूंगा कि लाइटिंग ऑफ द लैंप के लिए आगे आएंगे। तो सबसे पहले माता श्री मंगला जी, प्रणाम आपको। और आपसे रिक्वेस्ट है, अशोक कुमार सर हमारे साथ में, आलोक लाल सर आपसे निवेदन रहेगा, सुजॉय घोष सर और प्रिंसिपल मैम आपसे भी निवेदन है कि आप लाइटिंग ऑफ द लैंप के लिए आगे बढ़ेंगे।
अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मंचासीन होंगे। थैंक यू। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि संजय गुप्ता सर, आपका भी बड़ी देर से इंतजार हो रहा था। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप स्टेज पे, मंच पे हमको ज्वाइन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ में गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संजय गुप्ता। आपने बहुत सारी फिल्में उनकी देखी हैं, इंस्पायर हुए हैं उनकी स्टोरीज से, उनकी स्टोरी टेलिंग से। सुजॉय सर आपसे, हाँ वो सुजॉय सर आपसे रिक्वेस्ट है। आलोक सर प्लीज। तो चलिए इस प्रोग्राम को ऑफिशियली आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हम जब कोई फिल्म देखते हैं, कोई कहानी को पर्दे पे देखते हैं, तो हर एक पहलू उसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डायरेक्टर का रोल सबसे अहम हो जाता है कि किस तरह की डायरेक्शन है और वो हमको सामने दिखाई देती है। तो उसी तरह इस फेस्टिवल के जो डायरेक्टर हैं आलोक लाल सर, आप सब लोग उनसे वाकिफ हैं और वेलकम एड्रेस के लिए मैं उनको बुलाने जा रहा हूं। सर प्लीज। नमस्कार आदरणीय माता मंगला जी, आपका यहाँ पर स्वागत है और आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं जब छोटा था तब मुझे किसी ने बताया था कि ख्वाब दो तरह के होते हैं। एक वो ख्वाब जो आप सोते हुए देखते हैं और आमतौर तक सुबह तक भूल जाते हैं, और दूसरे ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जो ख्वाब सोने नहीं देते वही असली ख्वाब है और उन्हें देखने वाला बहुत आगे बढ़ता है। आज से कुछ वक्त पहले हम में से कुछ लोगों ने सोचा कि लिटरेचर फेस्टिवल्स तो बहुत होते हैं, लेकिन ज़रूरत है एक ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल की जिसमें अपराध जैसी महत्वपूर्ण बात निहित हो। So, ladies and gentlemen, we thought of the Crime Literature Festival of India. And it's a great pleasure to be here this evening with all of you, with Mataji, with Sujoy Ghoshji, with Sanjay Gupta ji, and so many other distinguished guests here. We have made a start today, and it's a realization of a dream for us. And we do hope that while you are here and participating in the next 3 days in the various discussions, we'll be able to come up with a lot of new insights into what crime is. For the objective, primary objective of having this Crime Literature Festival is for us to understand what crime is. We thought that crime literature, the writers of crime,
have a lot to tell us. The books of crime contain not merely what has been done by criminals, but what they may be able to do, what new devices they may come up with. So in case we have some knowledge about what is happening on the other side of the world, we'll be better prepared to face that. So the idea is to have the authors writing literature, to have journalists and other commentators who comment on crime, who report crime, who talk about crime to us from various channels, and also to have with us film directors and other film personalities who are participating in this entire effort to make world aware of what crime is. We have two of them sitting here right now, and more will join us in the days to come. So you're all welcome to participate with us in this journey into the world of crime. Not to commit crime, of course, but to understand crime. It is said that a good doctor knows the symptoms of the disease. And the disease that the society faces and has to come up trumps against is crime. So, ladies and gentlemen, let us hope that the next 3 days will give us enough insights so that we have strategies to fight crime. Somebody told me कि ये किताबें जो लिखी जाती हैं अपराध की, उनको पढ़ के लोग बाग अपराध सीख लेते हैं. जो अपराध से रिलेटेड फिल्में देखते हैं हम लोग, जो अपराध से रिलेटेड सीरियल्स देखते हैं, उससे बच्चे अपराध करना सीख जाते हैं. हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी आता हो कि हम भी कुछ ऐसा करें, लेकिन मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है और समझ में आता है कि भाई ये अपराध किसी के साथ हुआ है तो हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है. So in case we are able to strategize our reply to the criminal, then I think we will have met most of the objective that we wanted to meet. I am grateful to all of you for being here. I hope that the next 3 days will be enjoyable. You will love Dehradun. Those who have come from outside will go back with memories of this place and tell others that yes, that's a place where you must go. Thank you very much once again. थैंक यू वेरी मच सर. और कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही कि कई बार ऐसा लगता है इन स्टोरीज को देख के हो सकता है मन में ख्याल आ जाए, तो उससे आपको अवेयर रहना है और एक लेवल आगे कई बार बच्चों के मन में आ जाता है हम भी करके देखते हैं. तो उस स्टोरी को जो आप देख रहे हैं तो उसका अंजाम जो है वो भी पूरा देखें क्योंकि सुपर कॉप अशोक सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना. तो सर मिड डे मील खाना फिर बेहतर है बजाय के वो वाला फ्री मील. ऑल राइट, तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. और संजय गुप्ता सर की फिल्मों को कितने लोगों ने देखा है आप में से? हाँ, बहुत सारा इंस्पायर हुए होंगे. तो चलिए उनको आज सुनते हैं. उस तरफ से मैं वेलकम करने जा रहा हूं संजय गुप्ता सर. शूट आउट एट वडाला, लोखंडवाला, कांटे, बहुत सारी फिल्में आपने उनकी देखी हैं. जोरदार तालियां थोड़ी और जोरदार होनी चाहिए. Good evening, everyone. First, thank you very much, sir, for inviting us. It is an honor to be here, and truly, this is the first, like you said, crime literature fest. We've been to many literature fests and all that, but this is truly unique, and the other people that have been invited, including the journalists like Hussain Zaidi and filmmakers like Sujoy, and even Mr. Amit Lodha, whose books I've read as well. So it's a very, very interesting mix, and I think it should be a good fun. Next 3 days should be fun, and also, you know, infotainment, as we say. So yes, looking forward to this, and thank you for having us. थैंक यू वेरी मच सर. और अब मैं उनको बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने सोचा तो था कि वो कुर्ते में आना चाहेंगे,
लेकिन अचानक से प्लान चेंज हुआ और उन्होंने कहा कि आज मैं शर्ट में आता हूं। आप शायद नाराज हो रही थी कि कुर्ते में क्यों नहीं आए, हाँ? चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुजॉय घोष सर का। उनको सुनते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं और उनको कैसा लग रहा है देहरादून आके। Good evening. I really wanted to say a lot, but Sanjay said it all. So I have very little to say. Thank you, Sanjay, for saying everything that I wanted to say. Thank you, sir, for inviting us. I think it's a great honor for us to be here. Ma'am, to be with you and to be on this very distinguished panel with a lot of eminent people like the journalist and the police. And the greatest thing about whole thing is this crime literature. I'm actually legally participating in something which is criminal. So which is really exciting me. You know, the last time I had this kind of excitement is during COVID when I could walk into a bank wearing a mask. That was really good. So, and I'm getting the same kind of excitement here. And I hope to really learn a lot from all the people that are around me. And I hope I can share some of my journeys with you. Not necessarily in the field of crime, but uske aju baju. So that's it. Thank you so much. And I hope we can give you what you're here for. And I wish this literature event all the success, sir. I hope this goes on to be huge amount of crime. Yeah. थैंक यू वेरी मच सुजॉय घोष सर। जबरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना हो तो उसके लिए बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन लगता है और हम माता श्री मंगला जी को प्रणाम करते हुए थैंक यू कहते हैं कि हंस फाउंडेशन का जो कंट्रीब्यूशन इस फेस्टिवल को लेके है, हंस फाउंडेशन का कंट्रीब्यूशन उत्तराखंड को लेके और देश को लेके, लाइवलीहुड से लेके हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर को लेके, एजुकेशन से लेके किस तरह से महिलाओं को एम्पावर किया जाए। अभी कुछ दिनों पहले मैं अल्मोड़ा के पास में कसार देवी में था, हिमाद्री हंस हैंडलूम में, और महिलाएं 20-20 साल से वहां पे काम कर रही हैं। कह रही थी कि पहले तो हम घर पे होते तो बस दराती ही चलाते, हम तो पढ़ लिख नहीं सके, लेकिन इस संस्थान, इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हम आज आगे बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ में माता श्री मंगला जी से निवेदन कर रहा हूं इस फेस्टिवल को लेके वे अपनी बात रखें। कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी प्रबुद्धजनों को प्रणाम। हम देहरादून में आयोजित इस 3 दिवसीय पहले क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में देश भर से पधारे साहित्यकारों, फिल्म निर्माताओं और एक्ट्रेस का हंस फाउंडेशन परिवार की ओर से अभिनंदन करते हैं। लेखन निर्माता सुजॉय घोष, संजय गुप्ता जी, श्री हसैन जैदी जी और हमारे डीजीपी सर श्री अशोक कुमार जी, जिनके अथक प्रयास से आज ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। मैं उनके पुलिस के अधिकारीगण और सभी गणमान्य अतिथियों का देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत। हम उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी को देहरादून में पहली बार क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। मुझे बताया गया कि इस 3 दिवसीय आयोजन में लोग पहली बार अपराध की रोचक कहानियों के जरिए अपराध के कारणों और इससे बचने के तरीके जानेंगे, और वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह मेरे से पहले काव्य जी भी सुना रहे थे कि बच्चे जब अपराध करते हैं उनको उसका अफेक्ट मालूम नहीं होता कि उसका रिजल्ट क्या होगा। जब सज़ा मिलती है तब पता चलता है कि वो अपराध इतना घातक है। तो ये सब कहानियाँ जब हमारे बच्चों के सामने और 3 दिन के इस अधिवेशन में दिखाई जाएंगी, सुनाई जाएंगी, तो उससे बहुत बड़ा जनरेशन को एक इम्पैक्ट पड़ेगा और कम से कम वो उस अपराध को करने से डरेंगे। आज हमारे भारत का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, जिस एज में हमारे बच्चों को स्कूल और
चीज में ध्यान देना था, वो हमारे बच्चे आज अपराध की दिशा में चले जाते हैं। और ये हर छोटे से छोटे गांव, शहर और बड़े से बड़े राज्य की भी यही स्थिति है। चाहे आप महाराष्ट्र में चले जाइए, चाहे गुजरात में, चाहे उत्तराखंड में, कोई भी राज्य ले लेंगे, वहाँ की अगर अपराध की दृष्टि देखी जाएगी तो भयंकर संख्या में आज हो रही है। आप सभी जानते हैं कि साहित्य समाज का आईना होता है। हमारे बीच में बड़े बड़े लेखककार और बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हैं और शायद उनकी, कहते हैं, कलम में बहुत ताकत होती है। आज जिन बातों को हम सुनते और पढ़ते हैं शास्त्रों में, और अपने, चाहे हम धर्म शास्त्र ले लें, चाहे कोई भी शास्त्र ले लें, वो किसी न किसी महान पुरुष ने लिखे हैं। और आज उनको पढ़ कर के हम बहुत से उदाहरण देते हैं और बहुत से समाज में अपने जीने के साधनों को अपनाते हैं। तो यही एक लिटरेचर फेस्टिवल, जो क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, मुझे विश्वास है कि इस आयोजन के माध्यम से लोग समझ सकते हैं कि अपराध क्यों होता है, कैसे होता है और इससे किस तरह निपटा जाता है। हर रोज़ हम लोग सुनते हैं और हर रोज़ अपराध में जो है एक नई, किसी तरह से कंप्यूटर डिज़ाइनिंग जिस तरह होती है नई नई, ऐसे ही अपराध हर बार एक नए रूप में होता है। इसी के साथ लोगों को ये जब देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और उसको प्रैक्टिकल रूप में हमारे बच्चों तक, हमारे स्टूडेंट्स तक, हमारी जनता तक, हमारे राज्य के छोटे से बड़े लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा, जिससे कि उनको समझ आएगा कि अपराधों को पुलिस कैसे रोकती है। मेरा मानना है कि इस तरह के आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए ताकि लोग जागरूक हों और समझें कि समाज के लिए अपराध कितना बड़ा चैलेंज है। इसलिए मैं आज अपने पुलिस के सभी अधिकारी लोगों को और स्कूल के सभी बच्चों को भी ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह 3 दिन आप इस आयोजन से बहुत कुछ सीखें। ये आयोजन सिर्फ फिल्म देखने के लिए या एंजॉय करने के लिए नहीं है, ये एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए है, जो कि हमारे साथ में आजीवन, पूरा लाइफ लॉन्ग हम इन चीज़ों को याद करेंगे और उन अपराधों से बचे रहेंगे। आप हंस फाउंडेशन के बारे में जितना आपने सुना है, मैं 2 शब्दों में अपनी फाउंडेशन के बारे में बताऊंगी कि हमारी फाउंडेशन इस समय 28 स्टेट्स में काम कर रही है और मेन उसका ध्येय यही है कि बच्चे शिक्षित हों, बच्चे रोगी ना रहें, और बच्चों को जब शिक्षा मिलेगी, जब स्वास्थ्य की शिक्षा मिलेगी, तो वो स्वस्थ रहेंगे और शिक्षा में आगे बढ़ते रहेंगे। आज मेन हमारा, चाहे वो बच्चों के लिए भोजन की संख्या हो, चाहे बच्चों के लिए बुक्स की हो, आप लोग भाग्यशाली हैं कि देहरादून जैसे शहर में एक अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पर पूरे भारत में हम जहाँ भी जाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कूलों की स्थिति क्या है। उन स्कूलों को मॉडिफाई करना, उन स्कूलों को अपडेट करना, उनको बुक्स का मैनेजमेंट करना, उनको लाइब्रेरी बना के देने बुक्स की, और बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा स्वर्णिम भारत वहीं पर है, क्योंकि वही हमारा भविष्य है। आज हम सब लोग शिक्षित हैं, आप सब यहाँ बहुत क्षेत्रों से शिक्षा प्राप्त करके यहाँ आए हैं, बड़े बड़े ओहदे पे विराजमान हैं, लेकिन हम जब अपने बच्चों की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये बच्चे जो हम सुना रहे हैं उसी पर ये विश्वास करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पहला आयोजन नहीं है, इस आयोजन के द्वारा आपकी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी और एक बहुत बड़ा भेद पता चल जाएगा कि क्राइम क्या है और उसका रिजल्ट क्या है, और एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। और जब ये 2 बात समझ आ जाएगी तो हमारे बच्चे स्वतः ही एक स्वाभिमानी, और ऐसे बच्चे, वैसे भी आज भारत का नाम विश्व भर में है, पूरी दुनिया में भारत का नाम है, भारत के बच्चे दुनिया भर में उस नाम को कमा रहे। और पहले भारत का कहने में शर्म आती थी बच्चों को, जो स्टूडेंट्स जाते थे अपने को साइड की कंट्रीज या किसी और कंट्रीज का बताते थे, पर आज बड़े गर्व से कहते कि हम इंडियन हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है समय के साथ एक चमत्कार हो रहा है किसी तरह से। लेकिन मैं आप फिर से देहरादून में आयोजित इस पहले क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन से डीजीपी अशोक कुमार जी और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मेरा बड़ा मन था, क्योंकि हमारी बेटी का, अभी मैं डीजीपी साहब से बात ही कर रही थी, वो अपनी मूवी दिखाना चाह रही थी, और आपको हैरानी होगी उन्होंने वेलम गर्ल्स से पढ़ा। यहाँ पे वेलम गर्ल्स की भी टीचर्स होंगी, शिवानी और श्वेता रावत। श्वेता रावत ने 28 स्टेट्स में
एजुकेशन और हेल्थ में एक भूचाल सा ला रखा है। हमारी संस्था, हमारी फाउंडेशन जो है वो यूएस में है, लेकिन उसे पूरे भारत में 28 स्टेट्स में एजुकेशन और हेल्थ, जितने भी बच्चों के हॉस्पिटल, सब में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा, शिवानी रावत ने मास्टर्स करके न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से, जब वेलम से निकले तो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में पहले हमने सोचा कि फिल्म में एक्ट करेंगे, हमने कहा नहीं, ये अभी पॉसिबल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं, एक्ट नहीं करेंगे, हम लोग अच्छी फिल्म बनाएंगे, सच्चाई पे फिल्म बनाएंगे, ट्रू स्टोरीज को हम पिक करके ऑल ओवर वर्ल्ड से लाएंगे और उस पर हम लोग पिक्चर बनाएंगे। तो उन्होंने कम से कम 13 पिक्चर बनाई है जो अमेजोन में और बहुत से चैनलों में उपलब्ध हैं, शिवहंस प्रोडक्शन के नाम से, जिसमें कि होटल मुंबई, जो सबसे, आप सबको पता है कि कितनी बड़ी घटना हमारे साथ हुई थी, होटल मुंबई में अनुपम खेर जी के साथ बना, उसका न्यूयॉर्क में प्रीमियर किया। और वंडर डाकली बनाई, ट्रम्बो बनाई, आइस रोड जो आजकल बहुत चल रही है, आइस रोड बनाई। अभी एक गोल्डा मायर पे पिक्चर बनी है, पर क्योंकि वॉर के जरिए थोड़ा समस्या है, हम लोग दिखा नहीं सकते, लेकिन जो हमारी इजराइल की राष्ट्रपति थी गोल्डा मायर, उनके ऊपर भी बनी है। तो बहुत सी ऐसी स्टोरीज बनी हैं जो ट्रू स्टोरीज में उनका रहता है कि हम ट्रू स्टोरीज ही बच्चों को दिखाएंगे, जिससे कि बच्चे इनको देख करके और अपनी लाइफ के आगे जो मोड़ आते हैं, एक जवानी के एक चेंजेस आते हैं एजेस में, उसमें उनको फर्क पड़ेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाती हूँ संस्था को कि हंस फाउंडेशन की तरफ से कभी भी बच्चों के भविष्य के लिए अगर कोई भी योजना होगी तो हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर काव्या जो हमारे सारे प्रोग्राम्स में रहते हैं, तो मैं उनका भी स्पेशल थैंक्स करती हूँ, और सभी आपको। थैंक यू सो मच माता श्री मंगला जी। आपका प्यार हम सबको इसी तरह मिलता रहे। और कितनी खूबसूरत उनने बात कही कि भाई एजुकेशन किस चीज़ के लिए होनी चाहिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में कोई विद्यालय हो या देहरादून के शहर में आप जैसा विद्यालय हो। शिक्षा का एक ही मकसद होता है जो पहले दीवारों पे लिखा रहता था, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, कि शिक्षा ग्रहण कीजिए और सर्व करने के लिए यहाँ से बाहर निकलिए। तो यही बात है, और इसी को लेके अब मैं आगे इन्वाइट करने जा रहा हूँ डीजीपी अशोक कुमार सर को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। खाकी में इंसान और साइबर एनकाउंटर्स उनकी लेटेस्ट सभी बुक आई है, आप लोगों ने हम श्योर पढ़ी होगी। अशोक कुमार सर जी। परमादरणीय माता श्री मंगला माता जी, हमारे बीच उपस्थित मुंबई से आए देश के जाने माने फिल्म निदेशक सुजय घोष जी, संजय गुप्ता जी, हमारे इस क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल के डायरेक्टर एबी लाल सर, यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल मैम और बाकी सभी देहरादून और आसपास के इवन दूर दराज से आए हुए सभी साहित्यकार, ऑथर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, फिल्म जगत से जुड़े, राइटिंग से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, एंड अदरवाइज लिटरेचर लवर्स ऑफ देहरादून एंड डियर स्टूडेंट्स। मुझे वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करने को कहा गया है। सबसे पहले मैं आदरणीय माता श्री मंगला माता जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपने हंस फाउंडेशन के बारे में कुछ बताया। उनका जो मोटो है उसी से आप समझ जाएंगे कि वो क्या कर रही हैं। हंस फाउंडेशन का मोटो है सेवा भी सम्मान भी। आप सोचिए, सेवा भी करते हैं, सम्मान के साथ करते हैं। पूरे देश में, जैसा उन्होंने कहा, 22 राज्यों में उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जाने कितने चैरिटी हॉस्पिटल्स वो चला रही हैं। केदारनाथ जी हो, इंटीरियर एरिया हो, सतपुली, अब गंगोत्री में भी शुरू किया माता जी ने, मथुरा हो, कितनी जगह हेल्थ में, कितनी जगह एजुकेशन में आप जो है सपोर्ट कर रही हैं। और जैसा मैंने कहा, सेवा तो करते हैं, साथ में सम्मान के साथ करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी हंस फाउंडेशन की बात मुझे लगती है। तो मैं उनका दिल से आभारी हूँ जो उन्होंने हमारे इस पहले क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल को इनॉग्रेट करने के लिए हमें समय दिया। माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करूंगा श्री संजय गुप्ता जी का, जाने माने निदेशक, जो इतनी दूर से आए और हमारे इस लिटरेचर फेस्टिवल को गरिमा प्रदान की। हमारे एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमारे आग्रह स्वीकार किया। एंड आई एम श्योर कि
मुझे उम्मीद है कि ये फेस्टिवल उनके लिए भी प्रोडक्टिव, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडियाज उठाने के लिए, जैसे माता जी ने कहा, ये क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल क्राइम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्राइम कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे की मानसिकता क्या है, कैसे पुलिस केसेस को वर्कआउट करती है, कैसे हम जो है सोसाइटी को क्राइम फ्री बना सकते हैं, इन सब पे मंथन होगा, चिंतन होगा इन 3 दिनों में। तो सर्टेनली वो फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए भी कहीं ना कुछ आइडियाज तो जरूर ही देगा। और मैं हमारी कहानी फिल्म के दोनों जो एडिशन आए हैं उनके निदेशक सुजोय घोष जी, जाने माने चिंतक भी उनको माना जाता है, तो उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके आने से हमारे फेस्टिवल की शोभा बढ़ी है, गरिमा बढ़ी है। वी आर रियली ऑनर्ड that you came down all the way from Mumbai to grace our festival. We are really thankful to you. Last but not the least, मैं वेलम बॉयज स्कूल की प्रिंसिपल मैडम संगीता केन जी का दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे अनुरोध पे उन्होंने इस इतने बड़े देश के नामी प्रसिद्ध स्कूल को वेन्यू के रूप में हमें जो है इस फेस्टिवल को करने को दिया। तो मैं उनका और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। और जो इस DCLS दून कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी जो है जिन्होंने इस फेस्टिवल को आयोजित किया है, उनके भी सभी पूरी टीम का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। लग रहा है अगले 3 दिन जबरदस्त होने वाले हैं, कितने लोगों को लगता है? अगले तीनों दिन आप लोग यहां रहेंगे तो बाकी लोग कहां जाएंगे? नहीं, और जगह भी आपके लिए ऑर्गेनाइज किए गए हैं, तो बदल बदल के आपको जो है बहुत सारे सेशंस में हम इनवाइट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्योंकि प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं हमारे फेस्टिवल के डायरेक्टर आलोक लाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले माता श्री मंगला जी को वो स्मृति चिन्ह भेंट करके उनको धन्यवाद करेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सुजॉय सर आपको और संजय सर हम आपको बाद में देंगे, सेशन पूरा होने के बाद। तो थैंक यू सो मच लाल सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माता श्री मंगला जी, अशोक सर, आप लोग सामने बैठेंगे। और अगला सेशन जो है थोड़ा सा हमने ट्विस्ट कर दिया है, संजय सर का होने वाला था, तो सर हम चाहेंगे कि आप आगे बैठेंगे और सुजॉय सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पे ही बैठे रहेंगे। और इस सेशन को आगे मॉडरेट कर रही हैं रूबी गुप्ता जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वे स्टेज पे आएंगी। तो सुजॉय सर के साथ रूबी गुप्ता जी और मैं आरजे काव्य सामने जाता हूं और वहीं से मैं आप लोगों को सुनूंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो संजय गुप्ता सर का होगा, जिसमें हुसैन जैदी सर उनको ज्वाइन करेंगे और मॉडरेट करेंगे मानस लाल। थैंक यू। Good evening and welcome to India's first and premier Crime Literature Festival. What a befitting tribute this is to all the writers of this genre to have a festival dedicated specifically for them. I'm absolutely delighted to introduce an icon that absolutely needs no introduction, but sir, given my current job profile of being the MC, I will have to delve into that just a little. Mr. Sujoy Ghosh is a director, screenwriter, producer, and actor. Okay, no, I have information that you are an actor. I'll get there in just a minute. He has won the National Film Award for Best Screenplay and Filmfare for the Best Director. He made his directorial debut in 2003 with Jhankar Beats, a tribute to R.D. Burman Sahib,
which went on to become a surprise hit. His 2012 directorial Kahani, featuring Vidya Balan, gained both widespread critical acclaim and commercial success. In 2016, Kahani 2, the sequel to Kahani, was subsequently released. Coming to your acting, sir. He started his acting career portraying the role of Bengali sleuth Byomkesh Bakshi in a film directed by Rituparno Ghosh. Is that correct? You did, a small stint. Okay. Not many know that he has written the tagline, Korbo for the IPL team, Kolkata Knight Riders. Jane Jaan, his 2023 released, was internationally released as Suspect X. What did Maya do? Was she guilty, or was it just self-defense? How did Naren fit in? Why was the story based in Kalimpong? Does Mr. Ghosh have something special with the place, or was it just a place? Joining him to unearth this mystery is our very own Dr. Ruby Gupta. Based amidst the misty Himalayan foothills, Dr. Gupta is the award-winning best-selling author of 9 books. She is an awardee of GSE USA by the Rotary International and a recipient of the coveted Pratibha Saman Award for Journalism. She was honored at the International Agatha Christie Festival in England in September of 22. Her conspiracy thriller, The Secret of Leafing Pagoda, was unveiled at this fest. Congratulations, Dr. Gupta. It is inspired by true events of the mysterious deaths of Indian nuclear scientists and is being adapted on screen by Almighty Motion Pictures. Congratulations to you once again. It is the third in her crime fiction series, No Illusions in Xanadu, which was published by Bloomsbury, and A Degree in Death, which was longlisted for the Crossword Book Awards. An avid traveler and adventure lover, Dr. Ruby has explored over 18 countries. Over to you, Dr. Ruby. Let's chat about the making of Suspect X. Thank you so much, Pooja, for the lovely introduction. I think she has already taken some of my questions that I wanted to ask Sujoy, but nevertheless. I have an answer. Right. So, Sujoy Ghosh's brilliance as a director shines through all his films, and they bear his distinctive stamp. We are indeed privileged to delve into the mind and art of the man himself. Welcome, Sujoy. All of Dehradun is very excited to have you here, and we are very eager to begin a scintillating conversation with you. So, audience members, how many of you have seen Jane Jaan? A show of hands. What about Ahalya? Okay. And Badla? And what about Kahani? Wow. There you go, Sujoy. You are a rock star now. I like this school. All of you. You're very good students. So it would take me a whole day to ask all the questions I want to ask. But given, Ask them if they've seen home delivery. have you seen Home Delivery? I didn't take that name deliberately. Home Delivery, anybody? Jhankar Beats? No, Jhankar Beats, there you have some of them. But here we are constrained with time, and the genre is crime. So therefore we will restrict ourselves to crime, and I will restrain myself to asking you questions around crime only. And I'm going to jump directly to Suspect X, which is the topic of our conversation. And Suspect X, if you don't know, it refers to a novel called The Devotion of Suspect X. And this novel was written by the famous Japanese author Kigo Higashino. And this novel is one of his Detective Galileo series. And Suspect X refers to the main suspect of a murder, a crime. And this novel has been adapted to many movies, like there's a Chinese movie, a Japanese movie, and a South Korean movie also, and now our very own Jane Jaan. Now the lay audience, the lay person thinks that this novel and this movie is a murder mystery thriller. But Sujoy thinks and believes it is a doomed love story. Why? It's because when I read it,
This was, I don't know if you have read the novel. It's about this one man's unrequited love for a woman. It was just a complete one-sided love story. Because when I was given the book, I was told, hey, dig, it's a superb murder mystery, and I was just coming straight off Kahani, and I was looking for everything that was mystery and crime and that kind of thing, and I was very excited to read the book. And The mic, you need to hold it I higher. have to hold it high. Okay, sorry. I don't need to repeat that, do I? Because वो flow में निकल गया. Okay, so I was just coming straight off Kahani, and I was given this book called The Devotion of Suspect X, and I was told this is a great book, and there's a lot of intrigue and unfolding of events, peeling the onion and all those kind of thing. But when I was reading it, all I saw was a love story. All I saw was a doomed love story, which I personally am very attracted to. And this was a love story which was probably only second to King Kong. For me, King Kong is the greatest love story. If you can, do see King Kong, all of you over there. And this was a beautiful love story, I thought. And I had attempted something similar like that in Kahani between Vidya and Porom. But to me, this was 1,000 times more, deep and meaningful and exciting and romantic. And so that's how I saw the book. And I think that's the greatest thing about literature. When you read something, or when you see a painting, or you see a sculptor, or you see a building, there's various interpretation to that whole thing. It's not everybody sees an object like it's supposed to be. Correct. And that's what art is all about. I see something, you see something else, somebody else sees something else, and you interpret it that way. Correct. So to me, this was a love story. To the Japanese version of the film, that's a murder mystery. And to somebody else, it might be something different. And I'm sure this book won't be, how would I say, the same when they do it. It's like doing Devdas. When you Multiple interpretations. Yeah, you do multiple interpretation of Devdas. You have Mr. Barua playing it, we have Dilip Kumar playing it, we have Mr. Khan playing it, we have Dharmendra playing it. All different version of Devdas. And then the best version for me, which Amitabh Bachchan played it in a completely different version called Mukaddar Ka Sikandar. That was the best Devdas, but that was never a Devdas. So that's what art is all about. It's how you see what you see. Is it also because perhaps you are a romantic at heart? Despite all the attraction towards blood and gore and all? I don't think my wife will agree with that. So, yeah, no. Okay. So, how did you decide upon the casting? Did you choose Kareena because of her star power, or for her acting prowess? Both, actually. Because when you start writing a character, you need someone to take that character and bring that character alive, So when I was writing about Maya, currently Maya is a single woman who starts her day early morning, सुबह से लेके काम करती है, खाना बनाती है, बच्चे को स्कूल भेजती है, फिर goes to her restaurant, looks after the restaurant, bank जाती है, फिर वापस आती है, खाना. So she's completely working, and she doesn't have time for herself. But yet, this woman, when she was young, when she got up on a stage, she used to rule the world. उसके सामने लोग बेहोश हो जाते हैं. So I needed someone who could portray that for me. Okay. So then when it you makes look at sense. Kareena, it's her. Yeah. I mean, she's and in this fact, now. she switches on in between. Yeah, but you could easily imagine her. I mean, like if Kareena Kapoor is doing pole dancing on a stage, there'll be a lot of people behosh over there. So that was easy for me, to have somebody like Kareena to portray that character, and she's a tremendous actress. Right. I mean that's what I believe. Right. And she did a lot. I mean, whatever you see of Maya is Kareena. It's nothing to do with me. It's her who took ownership of the character and made the character into Maya. And then when I was writing the Ishigami version, which is Naren Vyas, and the Yukawa, which is Karan Anand,
I needed two completely different set of people. Yeah, you that's know? what I was going to ask. How come Jaideep and Vijay Verma? Well, Jaideep came first, actually. Jaideep came Okay. first because of his gait, because the way he looked to me. He looked like King Kong to me. Ah, He looked like Hulky, the yeah. Hulk. He looked like big, awkward, who would be somebody who could portray somebody rather, Correct. who would be a little hesitant about themselves. And then we had to get him into a certain look and demeanor, which he happily agreed to. मतलब एकदम कूद के आ गया करने के लिए. So that's how Jaideep happened. And then Vijay, I had seen him in a lot of stuff on the small screen. And I felt Vijay had a lot of charm in him. True. A lot of True. charm. And that's what I wanted to exploit. And that's how Vijay came in. And then I found out both Vijay and Jaideep are actually classmates. In real life as well. In real life, What yeah. a coincidence. Yeah, so that really, really helped me. A very interesting thing in the movie is that all your three characters are grey. They are flawed human beings. Whether it is Karina, who uses her charms to kind of manipulate the two men, or it is Vijay Verma, who wants to give in to his baser instincts, or it is Jaideep, who's violent. So what do you have to say? Do you think that all characters are grey and you've portrayed the truth? But that's how I see life. We are all grey. I mean, it's just that we don't talk about it or we don't bring it out in the front. But that's how I see myself also. I'm quite capable of doing things which are extremely selfish, Correct. which only benefits me. And sometimes I do things which would perhaps benefit my family or my friends or my children, but I do that. I do that. I do take advantage Right. of other things. Right. And I see most of us are like that, and circumstances do make us do things sometimes which are needed for survival. And that's how Maya was. I mean, she needed to survive. She needed to protect her daughter. So she did whatever it takes to protect her daughter. And Naren did whatever it takes to protect the coin, his love of this life, to Maya. So, and that's how. So this reminds me, there is a book, a very famous book called Lord of the Flies by William Golding. I don't know if you've read it. It's been made to a movie also. Long back. Long back. Long back. Yes. And the premise of the book is that human beings are essentially evil. They are born evil. And it is society and law which gives them a veneer of humaneness or, let us say, civilization. What do you think? I'm not very sure about that. You're not sure about it? No, I mean, I don't know. I mean, if you're telling me this environment is making me good, if this environment is helping to keep my sanity and my not bring my Civilized evil side behavior. out, it could work like that. Yeah. Because the opposite premise is there if you have seen Yeah, the because- Joker, the Batman movies, The Dark Knight. Actually, interesting you say that, because probably you're right. Because, when I lit that lamp over there, I took my shoes off. So why did I take my shoes off there and I'm still wearing my shoes here? Because God is there, God is here. So I don't know. So probably you are right. Probably there is a system, probably there is an unwritten social structure which makes us you do behave properly. in a certain way, Correct. in a certain place. Correct. Yeah, thank you. I never thought of it like that. So And expounding on it, what I was talking about, The Dark Knight, if you have seen the Batman movie. Children, have you seen Dark Knight, Batman? Okay, great. So in that movie, the villain, the Joker, says that any person, no matter how good, how upright, how noble, he can be turned into evil depending on the circumstances. And he proves it in that movie. And it was mind-boggling. So that is there too. What do you think? Do watch it. I mean, the moral dilemma which you face sometimes, because the circumstances are such that you think that you have to do it. You have to do evil. And that is what Jaideep did. I guess, yes. In you your- have, in your yeah, Jaane but, Jaan. yeah, yeah. But there's also a balance of evil and good.
you know. So you do evil, you do good. And it's what you take home, what you choose to take home. You know, like you see a Hindi film and you say, "Are ye to ye dikha raha hai, wo dikha raha hai." But I haven't seen any Hindi film where the evil gets better of the good. The good always wins in a Hindi film. So, you know, so it's what you choose to take away from any piece of art. Correct. You Correct. know, you can feel a sculpture is beautiful. Somebody might feel the sculpture is ugly. True, true perspective. Now, there is a line in the movie which is spoken by Jaideep and echoed by Vijay Verma, and he says that there are no bad students. Students, there are no bad students. There are only bad teachers. Yes. And I will extrapolate it to say there is another saying that there are no bad actors. There are only bad directors. Yeah, I agree. I agree. In this context, how much credit do you take for the brilliance of Kareena, Jaideep, and Vijay Verma in this film? Because till date, this is their best performance. So all thanks to Sujoy. No, not that much. But I have to say, you know that there are no good, you know, there are no bad students, only good teachers. That's actually taught to us by Miyagi-san. Do you know who Miyagi-san is? You've seen Karate Kid? So you must see Karate Kid. There's Miyagi-san who taught us this. You know, Miyagi who trained the kid. You Yeah. remember? So he taught us that there are no bad students, only bad teachers. And yes, I guess there are no bad actors, barring one or two. Now you're in a No, conundrum. I'm joking. Take the But credit. yes, no, you know, I cannot take credit for any. Cinema is a joint art. Correct. No one person makes cinema. If anybody says कि मैंने ये picture बनाया तो मेरे हिसाब से वो झूठ बोल रहा है. You know, we all make a film, and I think Sanjay sitting there will completely agree. You know, like I cannot get up and say कि मैंने Kareena's acting करवाया or you know I made this, I made that. I mean, we did it together. Correct. You know, when things Correct. go right, a Janeja happens, a Kahani happens, but when it goes wrong, a home delivery happens, an Aladdin happens. But it's a joint art, so we all chip in together to make a film. You know, like Okay. I'll tell you one thing. Like when I was, my first film, Shankar Beats, you know, like I had no clue how to make a film. I didn't know where to call cut. I didn't know anything about anything. तो उसमें एक सीन था कि वो जहाँ पे रिंकी राहुल के मुंह पे दरवाजा ऐसे बंद करे धप से. And I didn't know how to do it. So this man taught me. Okay. So we all use each other. So he taught me how to shoot and cut and to slam a door on somebody's face. So that's what I'm saying. So I can't go around and say I made Shankar Beat because he's also part of Shankar. And that is a note of inspiration for the children here. I'll just quickly digress and tell you that Sujoy was trained to be an engineer and he studied engineering and management. And he did not study filmmaking or direction. And you see him as the master of suspense. There you go. Inspiration for children that you can start anywhere, study anything, and become whatever your heart desires. So this is what he has done after a few Yeah. bumps, roadblocks. Big bumps. Big bumps. Big bumps. Okay, so Higashino's novel, Devotion of Suspect X, the ending is different, and Jaane Jaan, the ending is different. Why did you change the ending? Was it to Indianize it, to cater to the Indian audience, make it bittersweet, make it emotional? Why the change? The change. I tell you why the change, right? Because cinema is good. Cinema is art. Cinema is a lot of creativity and inspiration and, you know, those nice artistic words. But cinema is also about money. Correct. So cinema, somebody has to give you money to make a film. Correct. And you are somewhere, somewhere you're accountable for that money and somewhere you're responsible for that money. So when you make a film, see, when you read a book, the greatest thing about reading a book is you're not answerable to anybody. Right. You're only answerable to yourself. There's nobody else to question you. You're questioning yourself. You're finding the answer yourself and you're doing it yourself.
But when I make a film, I'm answerable to all of you. Okay, all of you will ask me questions like, you're still. So when I read the ending, I felt it may not be palatable for an Indian audience. Okay. Okay. And since I had to make a film which would be palatable for my audience, I'm Right. answerable to my audience, I Right. had to change it. Okay. Okay. And thereby also, I have to also answer to the people who are funding the film. producers and- Why am I making a film which is purely for my own happiness? I can't do that. I'm not allowed to do that. Yes, that's why. Okay, now I have always found in film adaptations that the original novel explains the motivations and the mindset of the characters very lucidly as compared to the film adaptation. Lucid bole to? Do you think lucid matlab ki it is very clear, because you get to know what the person is thinking. Correct. But in the film, many times it is not there. Do you think Jaane Jaan has escaped this dichotomy? Did you understand it? Yes. If you did, then we have Yes. escaped it. No, This what happens? No, because what happens in a book, you have the advantage of pages. Yes, yes. Kitab can be this motu, Yes. that motu. But in a film, I have limited time. And I have to explain it within that limited time. Warna bored hoke mar jaoge. Then I'll have another death on my hand. That's the way, that's why we try to curtail it. We try to tell it in the most concise manner as possible. Right. Sometimes we do it right, sometimes we do it wrong. But yeah, I guess, I don't know if we have escaped it. It worked out because thanks to the book also, because the book also explained it very clearly. So it helped us to interpret that and put it on screen. Now, what I find is nowadays there is an increasing tendency to depict murder in gory and bloody detail on OTT platforms. And you seem to have jumped on that bandwagon with the mutilation and the violence which you have shown Jaideep indulging in. And it seems that he's taking a perverse pleasure in that mutilation. And that is in contrast to his character. How do you explain that? I don't think he took a pleasure in doing that because He seemed to have satisfaction, or maybe the satisfaction that he's saving Kareena. But also he's a very meticulous person. Okay. He's a very meticulous person. Okay. When you see him waking up, he wakes up, he plays his chess, he winds the clock. He has a rhythm to his work. Right. Okay. Right. He knows exactly how many files are there, each files mein kya hai. So I guess when he's doing certain things, he's doing it for a purpose. So he has to make sure the purpose is met. Okay. Uska jo karan hai, uske piche, Okay. Okay. So there's no point unless you take out the teeth, you can't leave it like that. He had to do it. Yeah, yeah. So what I find is that the most interesting aspect of Devotion of Suspect X is that it's not a who done it, it is a how done it. Right in the beginning, we know who killed who. But the point is how to hide the murder, get away with murder, be one step ahead of the police, and the brilliant alibis and the twist in the ending. Is this what brought you to the book? And I believe it took you about 10 years trying to make this film or something like that? Was this the reason you stayed with the book? Around 10, yeah. Around 10. 10 years, So yes. was this the reason why you were held A lot to the of book? reasons. One, when you have a book, when you have a script, it's not necessarily everybody would like it. So you would need to find the right money, you would need to find the right cast, and that takes time. It's not Right. as easy as one thinks कि आज सुबह उठ के शाम को picture बना दिया. You have to work at it. So yes, it took a bit of time, and yeah, I mean, it just took a bit of time to make the film. And then when the cast fell in place, like initially when we were doing, okay, I'll tell you this story. वो है नहीं, but I'll still tell you this story. So basically, initially when we started Janeja, the cast was Saif Ali Khan, Aishwarya, and Irfan Khan. Yeah.
And I was struggling a little to make the film because, it's not easy to make a film. So I was struggling a little. So then when I finally came to a certain step, then Irfan and Aishwari was not available Okay. because he was making a film with them. So he was making Jazba, so I couldn't, then I paused. Then after that happened, then, and then Saif got busy and everything went round and round and round and then it got stalled. ऐसे ही होता है. Excitement. One very interesting thing I find in your movies is the locale and the setting. Ji. The locale and the setting is a character in itself. I mean, you cannot imagine Kahani without Kolkata. You cannot imagine Badla without Glasgow, Scotland. And you cannot imagine Janeja without Kalimpong and the mist and the quaint little town and the eerie atmosphere. So how do you pick and choose these locales? Because those locales are not locales. They are living, breathing characters in the movie. It's because I'm from there. Okay. Because when I'm writing, see, it's very important, unless the world is real, any character you set within that world will look fake. So the world has to be real for the characters to look real. And that's what I strongly believe in, and that's how, when I was doing Kahani, I set it in Kolkata because I know Kolkata very well. I'm sure if I was from Delhi, I would have set it in Delhi. If I was from Chennai, I would have set it in Chennai. Okay. But because I knew Kolkata that well, I set it there. And similarly, for Badla, I needed Glasgow because the kind of character Naina Sethi was, the kind of independent she was, she would be living abroad. Right. Because here you won't be able to lead a life like that. The free life. Yeah, and again, for somebody to reboot their life, somebody to stay in a small place, away from everybody's eyes, just engrossed in his mathematics. I thought a nice hill station would be very nice, and Kalimpong was it because I know Kalimpong. Okay, now a murder. Now there are many cops here, correct me if I'm wrong. A murder can be proved only if there is a dead body, right? And if there is no dead body, there is no murder. It's simply a case of a missing person. Now, given the vast population of India, many such cases happen and the police simply close the case. So, and as perhaps cops will concur that if there is no dead body, then what do we investigate? So why this elaborate ruse to kind of hide the dead body which is already hidden? Or bring to light the dead body which is hidden? See, like Naren plays a game with his student, right? Yeah. And he tells them, your job Yeah. is to save the coin. Yeah. Your job is not to defeat me. Yeah. Okay. So that's the same principle. You have to save the coin. You have to, his job was to protect Maya. His job was to clear Maya of any suspicion, of any future problem, or he just wanted Maya to have a most peaceful life with her daughter. आगे जाके कोई उनको सवाल ना करे, because Karan was going to continue the case from Bombay and eventually he would have come back again. He would have kept coming back. That's how Karan is. So that's the reason Naren had to completely clear the path. Or easily, I know somebody's missing doesn't matter, but Ajit missing would have mattered. Because then they would search for him. Yeah. Now, we have all grown up watching Amitabh Bachchan movies. How intimidating was it to direct him? It's not at all intimidating to direct Sir, because he's the most enthu human being you'll ever see on a set, And when Sir comes on set, it's so humble of him, it is so graceful of him. He gives everybody their respect, including me. So he would have any opinion, but Sir is always, I have chosen to do this film with you, and I will go with you. So it's not intimidating, but it's a little awestruck because I'm still an Amitabh Bachchan fan. I'm a bigger fan than I'm a director. So with Sir on set, it's always like that. Okay. Tell me one thing.
are you a feminist? All your movies are women centric, or are you more attuned towards the fairer sex or the beautiful sex? A lot of people have asked me this question, but you know, I find it very weird when people see my films and say, "Hey, that's such a strong woman character, such an independent woman character," because I have grown up with all these characters around me. I've grown up with a very strong grandmother, my mother, my wife, and now my daughter. So they're all fiercely independent, and so I just copy paste them on screen. Okay. So Okay. and I think, you know, most women I meet are like that. They are because they may not. These women on screen get to display all the histrionics, you know, all their characteristics, all their abilities in a span of 2 hours. But when you stay with any woman for a long time, I'm sure you'll see all these characters in them. So before we open the questions from the audience, I would like to grill you over a multi-choice rapid fire. So you have to choose one. Okay, are you ready? Yeah, born ready. Is the audience ready? So, question number 1. Vidya Balan or Kareena Kapoor Khan? You're answering? They've answered. No, you have to answer. We have to put you on the block. Okay, I would say Kareena. Kareena? Yeah. Okay, Vidya, are you listening? Yeah, Vidya Is is this being listening, yeah. recorded? We are going to send it to Vidya. Yeah. She's not going to do your next movie. I know. Okay. Next, James Hadley Chase or Ian Fleming? Chase, any day. A man after my own heart. I agree. Okay, Byomkesh Bakshi or Feluda? Yeah, none actually. And he started his career as acting as Byomkesh Bakshi. And see, No. no loyalty. That wasn't me. No loyalty. That wasn't me. That wasn't me. It was you in your previous avatar. हो सकता है. Okay, Alfred Hitchcock or David Fincher? Fincher. Agreed. Kahani or Jaane Ja? Kahani. Kahani, yes. I think everybody will agree. And the last question is in the KBC format. Sujoy Ghosh, the actor, Sujoy Ghosh, the director, Sujoy Ghosh, the screenwriter, or Sujoy Ghosh, the producer? If I'm given a choice? Yes. Screenwriter, please. Screenwriter. Okay. So, a big round of applause for him, and he has come out with flying colors. So, we are going to treat him to a sumptuous dinner after this. And now, can we have the first question from the audience? Yes, please, a mic for him. A mic, please. Yes. When you started as a filmmaker, Ji. what were the influences? Sir, I mean, which filmmakers or writers influenced you? so I was more, I can give you 5 influences. Okay, Okay. Satyajit Ray, okay, Amitabh Bachchan, Anand Bakshi, Kishore Kumar, and Rahul Dev Burman. no other filmmaker apart from Mr. A. Next question. A mic here, please. Mr. Ghosh, don't kill me, but I have to get back on the acting. I know you did a small thing on Byomkesh. I just want to know why you don't want to accept it. Huh? Your acting stint. Even Dr. Gupta admitted that you have been an actor and you have done that little thing. Or you could enact it for us, just a little. You know, Byomkesh was directed by Rituparna Ghosh. Right. And you also know that was his last film. Yeah. Yes. Yeah. I rest my case. Right. Okay, fair enough. Agreed. Next question. Yes, somebody over there. What happened? सर वेलकम टू देहरादून उत्तराखंड में आपका स्वागत। मेरा सवाल किरदार को लेकर है, क्योंकि एक किरदार ही 3 घंटे के लिए आपको कलकत्ता, कालिंपोंग या ग्लासगो ले जाता है।
तो मेरा सवाल सर आपसे ये है कि एक लेखक किरदार को गढ़ता है, एक एक्टर जब आप उसे कहानी सुनाते हैं तो वो उस किरदार को पढ़ता है, और एक डायरेक्टर उस किरदार को चलाता है, तो आखिर इस किरदार को कौन बनाता है? मेरा सवाल आपसे ये है कि माया किसकी सोच है? बहुत शुक्रिया। Sorry, I didn't hear the last line. मेरा सवाल आपसे ये कि सर कोई भी किरदार, चाहे वो माया हो, चाहे वो कहानी की विद्या बालन जी हो, उस किरदार को कौन बनाता है? मतलब एक लेखक उस किरदार को लिखता है, एक एक्टर पढ़ता है और एक डायरेक्टर चलाता है, तो कौन बनाता है? आई थिंक इट्स बहुत सारे लोग हैं इनमें। जैसे जो लिखते हैं वो है द एक्ट्रेस और द एक्टर हु इज पोर्ट्रेइंग द रोल, then obviously the whole process of directing and the interaction वो भी होता है। Then my editor plays a very strong role in making that character, because he or she is the person who will choose the right takes, you know, वो right takes, the right nuances, the right look to make that character. And I think all these people go in to create the character. And there's also other little people who you don't see, but they contribute so much, like my costume designer, like my makeup artist. I mean, if you see a character like Naren, a lot of effort was taken by the makeup artist, a lot of effort by the costume designer. But उन लोग पीछे रह जाते हैं. I come here and take the glory, but it's actually them who does all the hard work. Do we have time for one last question? Yeah, hi, Sujoy. So, you know, Ruby was mentioning a lot of your movies and work earlier. I think one that I'd like to also add to is, which also aired on Netflix, was The Typewriter. And I thought that was wonderful because we haven't seen too much in that genre. I have a couple of questions to ask you. The first was that your movie is actually an official adaptation of the book. But in Bollywood, we have seen, movies inspired by the same book coming out in the form of, say, a Drishyam, which made its twist, but is loosely supposed to be based on that. So what were your challenges, considering that movie has its own fan following? And the second question is, which I think Abhishek Bachchan also tweeted, that, there should be a crossover with Naren and Bob Biswas together. So how likely is that crossover to happen? I'll answer the second one first. Okay. The answer is no. Okay. Okay. No, it's difficult to वो मतलब दोनों को जोड़ना बहुत ही मुश्किल है. And the first question, I don't have a very intelligent answer to it. Like I said, it's different interpretation of a source material. Correct. And I think as we go forward, it's going to be a little difficult for us in today's day and age to take any source material which is not officially acquired. But then again, it's interpretation. Sure. I don't think about all this. Like when I did Badla, there was already a Spanish film there. But my job is not to better that Spanish film. My job is not to, then the reasoning is wrong to make a film. My job was to make a film for my audience, and which I did. So I made Badla, I made Chanecha for you. And that's how I operate. If you think all those things, वो थोड़ा दिमाग में tension हो जाता है. But why all these foreign adaptations, Japanese, Spanish? What's wrong with us Indian authors? I'll tell you what my issues are. Because the literature I have grown up reading, that world doesn't exist anymore. I've read a lot of Bengali literature, but that world is very hard to recreate. That social structure, that angst, that thought process. I mean, like if you made a Devdas now, and if you make a modern Devdas, there's one guy who's It would hardly work. It would not work. I don't know if it'll work. I think people bored होके मर जाएंगे. So it depends, like. Right. Any other question? Do we have? Yes, one question here. Okay, that's the last question of the day. Yes. A mic to her, please. Hi, sir. I am Vanshika Tomra, and my question is, how did you know Vidya Balan? Like, how did you just know that Vidya Balan was the perfect choice for Kahani? And after the movie came out,
Do you think it could have been better by choosing somebody else? With Kahani, it was always Vidya. So that was a very easy one. Like it was always Vidya, even when we started writing the film. What made you choose her? Like, how did you identify that? It's very weird, how everything is coming back to this man over here, because I went to his office, an office called White Feathers, and where he was doing, I think there was Meghna Gulzar who was doing a reading with Arjun Rampal and Vidya Balan for some film, right? And that's when I met Vidya. And she said, we have to make a film together. And that's the day we decided we'll make a film. And that's how Kahani came about. Thank you, sir. Okay. So thank you to the audience for being so vibrant and asking such wonderful questions, and a heartfelt thanks to Sujoy. No, thank you. Thank you so much for enlightening us and leaving us with a lot of food for thought. Thank you so much, and a big round of applause for him. And thank you for having me here. Thank you. Thank you. सर आपको भेजेंगे, लेकिन इस मोमेंटो के बाद तो फेस्टिवल डायरेक्टर लाल सर आपको ये मोमेंटो प्रेजेंट कर रहे हैं. जोरदार तालियां एक बार फिर से. जबरदस्त सेशन. डॉक्टर रूबी गुप्ता, आपको भी थैंक यू, बहुत मजा आया. एंड बहुत सारे और सेशंस आगे आप लोगों के लिए यहां पे लाइंड अप हैं. थैंक यू वेरी मच. और जमील खान सर आप पहुंचे हुए हैं, थैंक यू. स्वागत मिश्रा जी का. ओके गुल्लक, अगर आप लोगों ने देखी हो, मैं तो अभी अनुपमा और हम बात कर रहे थे कि इतनी दफा देख चुके हैं, बड़ा मजा आता है उसको देख के. जिशान खादरी भी अभी मेरे ख्याल से यहीं कहीं थे शायद. धन्यवाद ज्वाइनिंग के लिए हमको. अच्छा चलिए आगे. अब मैं फिर से ऑडियंस में बैठ रहा हूं, लेकिन आप लोगों के लिए यहां पे बुलाने जा रहा हूं अनुपमा खन्ना जी को, जो कि इंटरनेशनली अवॉर्डेड जर्नलिस्ट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, और बहुत सारी प्रोमिनेंट एयरलाइंस के लिए वो उनकी ट्रेनर रह चुकी हैं वॉइस एंड एक्सेंट की, और अभी भी उनको ट्रेनिंग वगैरह देती रहती हैं. तो जोरदार तालियों के साथ में उनको स्वागत कीजिए. और आगे वो आपको बताएंगी कि किसका सेशन आप सुनने देखने वाले यहां पर हैं. अनुपमा. थैंक यू सो मच. मेरे कॉलीग और काव्य और मेरे में हाइट का काफ़ी डिफरेंस है, तो हमें माइक को भी एडजस्ट करना पड़ा. बट इट्स ग्रेट टू बी विद ऑल ऑफ यू. क्या आप सब मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? थैंक यू सो मच. एंड आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी ऑफ अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट जो हमारे साथ हैं और बहुत ही हम्बल वे में वो वहाँ पीछे बैठे हैं. शम्स जी, अब तो आपको आना ही पड़ेगा. Please join me in welcoming the renowned journalist, Mr. Shams Tahir Khan. We are so honored to have you here, sir. Thank you so much. Please, आइए. Come sit with us. Okay, once again, a very, very good evening. And I would love to invite the panelists for the second session on the stage. And मैं चाहती हूँ कि जब मैं उनके बारे में आप सबको बताऊँ तो वो already हमारे बीच में हो. So the session now is adapting and being adapted. And it is an absolute honor to welcome the amazing panelists for this. We have Mr. Hussain Zaidi. Sir, please join us on stage. Thank you so much. Lovely to have you. I would also like to invite Mr. Sanjay Gupta. Please, dobara आइए. The stage is waiting. And our dear moderator, welcome, sir. And our dear moderator, Manas, where are you? Can't wait to have you here. Please come. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए.
Okay, before anything else, I really want to thank each one of you, हमारे audience, because ये crime festival सिर्फ speakers या dignitaries का नहीं है, ये हम सबका साथ में है, और आप सब हमारे साथ यहाँ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, and I really want to say from the core of my heart that your presence here is really valued. और हमने स्पीकर्स के लिए, VIPs के लिए बहुत क्लैप करी, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूंगी कि हम आप सबके लिए क्लैप करें. So please join me in clap for yourself. Thank you for being here. You all deserve a louder clap, trust me. Can I have a louder clap, please, for you? Thank you so much. Thank you, keep coming, keep enjoying, and we have worked very hard to bring this festival together, और ये आप सबकी वजह से ही है, so thank you once again. And talking now about the session, adapting and being adapted, a very very interesting discussion जो इस चीज़ को deliberate करेगी कि एक story कैसे एक page से screen तक पहुंचती है, and the journey back to this from the screen to the page. So it's about how books are adapted into films or true crime serials, and how it is for the author when a work is adapted. And we could not have had a better panel for this. It is an absolute delight to welcome and introduce first Mr. Hussain Zaidi. When I think of his name, I think of Black Friday, among all the other things. 1993 Bombay Blast के ऊपर वो work इतना powerful था that I'm sure even after days after, a long time after we either read the book or we watched the movie, it stayed with us. आज भी Black Friday बोलो सबको याद है what we are talking about. And बहुत ही ज़्यादा special moment है ये कि Black Friday के author Mr. Hussain Zaidi, जो और भी बहुत कुछ हैं in addition to being an author हमारे साथ हैं. Sir, thank you so much आने के लिए. I cannot lose the opportunity of introducing him. Mr. Hussain Zaidi is an author, a journalist and a screenwriter. और ये अपनी investigative journalism, अपनी बहुत ही engaging storytelling और crime reporting के लिए बहुत ज़्यादा renowned है. And while Black Friday is one of his most notable works, there are many others that he has done. For example, The 11th Hour, Class of 83. Now, Class of 83 was also adapted into a movie. And Mafia Queens of Mumbai. Mr. Zaidi has brought to light many stories from the criminal world, making a big, big impact on crime literature with his engaging storytelling. Sir, we are very lucky to have you. Thank you. Thank you very much. Mr. Sanjay Gupta. काव्या ने इनको इंट्रोड्यूस किया था, पर इन्हें दोबारा इंट्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी मैं बिल्कुल नहीं खोना चाहती. So I would love to talk about him again. Shootout in Lokhandwala. Who doesn't know that? Who doesn't remember that? What a fantastic movie. बहुत ही engaging थी. We all wanted to become a part of the encounter on the side of the cops. So इनकी and now I think what he's known for is bringing these amazing, amazing crime stories to the screen. Shootout at Lokhandwala is just one of his many, many fantastic works. Shootout at Wadala, जो actually उसी series का part है. Then also 10 कहानियाँ and Kaate and Kabil, and it's a long, long list. And I think the way he brings these stories to the screen is absolutely, absolutely fantastic. And sir, thank you. Keep creating the amazing work that you do. We love it. And you really, I think, add a lot of value to Bollywood. Thank you for that. And now, Manas, our moderator, Mr. Manas Lal, the young handsome guy that you see there in the middle. And I must say that in addition to being the moderator, I just want to acknowledge Manas has worked very, very hard in making sure that this festival becomes the success that it is. So Manas, I know you're not expecting it, but thank you for all your hard work. Thank you. Manas is like the tip of the iceberg. He looks young, but there's so much depth to this young man here. Manas is the co-author of best-selling true crime books, Murder in the Violence, Life and Death in a Divided City, and On the Trail of Thugs and Thieves. Now, these are all based on true crimes, and there are several other crime-centric books in the pipeline, a lot of which are being adapted to the big screen by major production houses. In addition to being a writer, Manas, in the last few years, has also penned many, many columns in mainstream and reputed newspapers. So he's also a columnist. And in addition to that, he has his software engineering background, which he used to develop a very unique style of digital painting. And this has found collectors across the globe.
He's also a TEDx speaker. And like I said, he's been a great, great force behind bringing this event together. Manas, it's fantastic to have you there. And now I leave the stage to our fantastic speakers and moderator. Thank you. Hello. Can you hear me at the back? Team of beat, we're okay? Yeah. Today is a red letter day for me. When we came on stage, Sanjay ji ने मुझसे कहा आप बीच में बैठिए. So to be flanked by Mr. Hussain Zaidi and Mr. Sanjay Gupta, what can be better? And I'll start with you, Sanjay ji. I'm a 90s kid. तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो 2002 में एक फिल्म आई एंड उसमें एक गाना था कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के सोचना है क्या जो होना है होगा चल पड़े हैं फिक्र यारो धुएं में उड़ा के and this is a song which became the cool anthem for my generation. So tell me something about putting together this iconic film called Kaante and how your journey as a film, I know it started from Atish, but for me, the first introduction to you as a filmmaker was Kaante. So please tell us about this. So before I go forward, good evening, everyone. If you don't mind, you must be in your 40s now? I'm in my 30s. In your 30s, yes. So what happens is, usually when I meet people, and they will all, people from their 30s will always tell me the story of Kaante. Kab dekhi thi, school se dekhi thi, kya kiya tha, kya nahi. And the ones that I meet in their 40s will always tell me a story about Atish. So it's just that these films did, they were not what one did watch at those times and everything. So behind Kaante was a very interesting story, is that a couple of my films had not done well and I was going through a very least phase. I don't think anybody wanted to work with me at that point of time. And I decided that I want to do something completely different and do a very small little film, a very intense film and all of that. And so I wrote, and that film was called Dagdi Chaul. And Dagdi Chaul, as we all know, is this place in Bombay. It's a little housing society, you can say, or whatever, which is very infamous because there's gangsters and all sorts of stuff that happens there. So also, there was an incident that happened in Bombay. There was a robbery that took place in Tribhuvandas jewelry store, which till today remains unsolved. Neeraj made a film about it called Special Chabis and all of that. So I just had this idea that what if those robbers, after that robbery, go to Dagdi Chaul to, kind of distribute the loot between themselves. And at that point of time, they come to know that one of them is a cop and they're surrounded by cops outside, and they know that it's not going to be easy to get out of here. So that was the idea, and I wanted to do a film with newcomers, absolute newcomers. And it was a small budget and all of that. And Sanju, who's a very dear friend of mine, Sanjay Dutt, I went to him, I met him, and I said, look, I want to do something like this, but nobody will back me. So would you just give me your credit that Sanjay Dutt presents? So he said, yeah, of course, why not? So I said, okay. He said, tell me, what is the film about? And I narrated the film to him. I said, yeah. And we were driving in his car, and he pulled this car over, and he said, I want to do this film. I said, yaar, abhi ye mat kar tu mere saath mein. You'll say you want to do this film, and you're a star. That means I'll have to take other guys will also have to be stars. I said, the only star I was taking in that film was Nasiruddin Shah, who was to do Amitji's role, Major's role. And he had parked just outside Amitji's house. And he said, Arey, take him, we will get him to do Major. I said, yeah, to kuch bhi bolta hai. Amitabh Bachchan aa jayega, ye hoga, wo hoga. But anyway, that's how the journey kind of started. And then it just evolved into Kaante as we know it today. Incredible. I'm so glad that the journey started in that sense because all of us have been fans of your cinema for so long now. And so speaking of fandom, coming to writing and investigative journalism, I remember you saying in an interview that underworld pe koi kitabein nahi thi before Black Friday. Because primarily I think people were scared of writing so frankly. So what gave you the guts to come up with that subject, that too in the aftermath of the blasts? I was actually helping Mr. Vikram Chandra, who's been my mentor and a friend. He wanted to write
Sacred Games. So he had come to Mumbai from US and was, asking some help. So I was taking him around. I was taking him to Dongri. Then Sanjay Gupta said Dagdi Chal, that famous place. And all those places he was visiting with me. One fine day he said, Hussain, why don't you write a book? I was a journalist in 1997, a journalist only for 2-3 years. I said, how can I write a book? He said, you should. The way you have so much of access to people, information, everything, you should think of writing a book. And then he introduced me to David Davidar, who was the chief of Penguin at that time. So I met David, and David kind of started bouncing off ideas to me. Why not do a profile on Haji Mastan or Kareem Lala? And then finally we agreed to do this on Black Friday, which I thought at that time a cakewalk, but it took 4 years for me to write the book. So, I never thought कि उसका अंडर book है नहीं, but while writing and researching, I realized that there are no books. So as a journalist, you always want to be the first who scores as exclusive on the page one. So for me, those books became the medium of scoring exclusives when there were none at that time. सर आपने पेज 1 की बात करी तो इससे एक किस्सा जुड़ा हुआ है जी दैट आपने जब लिखना शुरू किया जी तो जो पेज 1 आपके एक सोर्स थे जब जिन्होंने आपको बहुत पेज 1 न्यूज़ दी जी बट टू गेट दैट फेमस इंटरव्यू विद दाऊद जी आई थिंक यू हैड टू मेक सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज दैट यू विल नेवर यूज दैट सोर्स अगेन it was quite a huge sacrifice because that guy was like very experienced player in the Mumbai underworld, and he knew that once if I spoke to Dawood, wheels will be turning and people will be chasing me, then from where I did this interview and who was the guy who helped me, my source, the background people. He didn't want to get into trouble with Mumbai police. So he said, once, if I help you do this, you will never contact me again. We will never be friends. And I lost him after that. We have not been in touch. He doesn't want to talk to me. He's been avoiding me. So I knew that. But then I guess that speaking with Dawood and getting an interview was worth it. So while on sources, I'll take one more question. आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है जी So is that how you still develop your sources? No, because मेरा तो कोई दोस्त है ही नहीं, सारे दुश्मन हैं. So for me, I am just a journalist who's doing my job. There is no mafia guy who can ever say that I'm his friend. I have never attended any weddings, any parties, any invitations, and I have never written glorious things about any underworld guy. So I have no friends. All of them are my enemies. I've been running for my life all my life. Sir, it is so fitting that we are opening a literature festival with you because I know that you are a reader. All across your Instagram, I see posts with books, or you're picking up some book or reading some book. And in fact, I must tell you, I was so happy to just learn that he has read my books. Of course I believe have. it. He just I've read told your me. books, I've read Mr. Lal's books. Sir, tell me about this love for reading and how literature helps you as a filmmaker. So this is so surreal. You're asking me a question which I've answered in the past. My entire love for reading, my entire obsession with books, which has made me who I am, is thanks to my elder brother who's sitting right here. His name is Ashok Kohli, and he's an advocate at the Supreme Court. And when I was a kid, he still is my hero. But I used to really look up to him, and his room used to be full of books. And all the time he would keep reading, and he taught, that's the one life lesson he taught me, that if you start reading, if you make books a part of your life, it will really, he didn't have to say much after that, but yes, I used to look up to him, and I wanted to be like him, and that's how I started reading. That's how I got into this whole habit of reading, and now I have my own children, and they say that, you don't teach, children, they imitate you. They tend to do that. So I make it a point to do a lot of reading at home also, so that they're really tiny now, but if they can pick that habit, because I feel there are students sitting over here, that's the best advice I can offer you, is make books your best companion. And not textbooks. Those are important. But I'm talking about, fiction, non-fiction, whatever you like. So while on the subject, tell me about this fascination for the crime genre. Shootout at Wadala, Shootout at Lokhandwala, and of course Kante and other films. See, I can only make films in a genre that I enjoy. I don't enjoy comedies. I watch them. I watch love stories. I watch drama. But what I really enjoy is crime
and films related to that. Now, right up to Shootout at Lokhandwala, my films were all fiction. And yeah, that was crime and this and that and that. I happened to be traveling on a flight. See, I'll tell you, for a lot of these films, okay, who's responsible actually for the films coming on screen is Mr. Zaidi. And people like him. And I'll tell you why. Whenever an incident happens, a crime happens, even before the police, they land up. So they're first on crime. They write the first article, which comes out in the newspaper. And later, as you very rightly said, Mr. Zaidi is the first author we have who's written very boldly, I would say, extremely boldly, because we work together, books on that subject matter. And then those books become, the source for us to turn into screenplays and then those screenplays into films. But in a sense, what we are doing is that an incident which has happened is being recreated. But at least for me, in an entertaining manner. Otherwise, it becomes a documentary. Sir, I'm glad Sanjay ji brought up visual adaptations because you are perhaps India's most visually adapted author. So, I'm not sure about this part. No, I'm pretty sure about it. Yeah, sir. definitely. I am certain about it because we have all been writing true crime and we have looked up to you for this. Thank you. So tell me, sir, do you feel like what you see on screen does justice to your work as first an investigative journalist and then an author of true crime? I think I'm the wrong person to answer this question. But, well, see, what happens is these are two different mediums. So for a journalist, he is trying to get the information to the readers or the masses. For him, he's not the best just to see whether it has been adapted judiciously on the screen or not. So in some cases, it comes across very well. In other cases, there may be certain disagreement and certain conflict about the way it is represented. By and large, I think that a lot of filmmakers have got it so accurately. While I Shootout at Wadala was phenomenal, the way that encounter. We all thought that one cop was chasing a criminal, Manya Surve, but the way the whole plot behind it, the subplots, the background, the conspiracy, the planning, the cop strategy, you see on the screen, you see, oh, it has like all those words and all that prosaic information has come to life. So it's all about the filmmakers, the way they can, do justice to the content. So I think there will be different from filmmaker to filmmaker, and I guess there are some disagreements and there are some very fantastic jobs. So you have an endorsement from the author himself saying that it was a wonderful adaptation. He's very kind. So please tell us something about the making of that film, because we are talking about adapting and being adapted. So when you read something in a book, obviously you're telling it in a very different medium later. So I'll tell you what, the Shootout franchise actually, let me tell you about the first part. I was on a flight from Delhi to Bombay and there was a magazine, I think The Week or some magazine like that. And I was just going through it and the center article was, this was in 2002. And the article was 10 years to the shootout at Lokhandwala. And there was a picture of the ACP A. Khan and there was a picture of Dawood Ibrahim. And what was very striking to me was they looked identical. They both had this certain face structure and the mustache, and they were both wearing these aviator glasses and everything. And then when I saw the other pictures and when I read about all that happened, and it really kind of shook me up. I said, because all said and done, yes, those were gangsters, but for the police to just randomly open fire in an apartment where there are people, there are children playing, housewives cooking, and everything, I thought it was very irresponsible too. But whether it was a necessary evil or not is what we were trying to answer with that film. And yes, the film went on to find its own audience and it was a huge success and highly appreciated and everything. And then after that, obviously my producing partner Ekta told me that we must do a sequel. A sequel we cannot do just for the sake of making a sequel. I said, there hasn't been another shootout that is as big. जहाँ 6 लोग मारे गए, इतनी गोलियां चली, ये हुआ, वो हुआ. So I somehow वो नहीं हुआ. And for 6 years, we did not make it till one day this idea, somebody told me, this Manya Surve was the guy who was the first encounter that happened. Now, that raised questions in my head. Okay, why was he killed? Why did the police decide
Who decided कि हम पकड़ेंगे नहीं, हम मारेंगे? Who gave them the license कि जाके मारो? Because we know that it is wrong, it is illegal. You cannot do that. You should not do that. So that when I started, and I told Ekta, who was my partner, I said, Ekta, this, if we can get to the bottom of this, this may turn out to be an interesting thing. And in my quest for that, I reached out to Mr. Zaidi, and we met, and I told him, I said, I want to, and he had all the information in the world. And at that point of time, he was, fortunately for me, working on his #1 bestseller, Dongri to Dubai. And he was kind enough, he came on board, he became a part of our team, and he gave me the manuscript to Dongri to Dubai. And he said, Sanjay, you go through this and see whatever you want. Because most of your questions, their answers are in this book. And that's how, I got my answers from there, and we were very, very grateful. And that's how Shoot at Wadala happened. And we were trying to be as accurate. And like, Hussein just said, that वो तो एक एपिसोड है, एक शूट आउट है, बट उसके पीछे की कहानी क्या है, कंपल्शंस क्या हैं, that becomes interesting as filmmakers. So what I love about this panel is that you give me a question for him and he gives me a question for you. So I can just keep going back and forth. So speaking of Dongri to Dubai, from writing about the underworld, now you have moved to writing about the undercover. And आपकी जो latest किताब आ रही है, जिसमें हमारा session भी है in this festival, Raw Hitman जो आई है किताब with Lucky Bish ji, who is also gracing our festival. Tell us how this shift has taken place. Incidentally, Sanjay and I were traveling together today. So he asked me, okay, what's your next book on Underworld? I said, yeah, I'm bored, I'm tired. Enough of Underworld. बहुत लिख दिया, बहुत नहीं लिखना है. So he suggested some characters. यार इसके बारे में लिखा नहीं है. That guy is a pure evil. ये वो monster. I said, yeah, यार नहीं लिखा है, but थक गया हूँ यार. अब Underworld नहीं करना है. I want to now do different thing. So which is how, when you're tired, but you know that this is your livelihood. You're going to make a living out of writing. So कुछ ना कुछ तो नया सोचना है. So that's how I thought that, for example, for him, he has done Kaante, he has done Shooter of Dala, Shootout Dokandwala, then he shifted to Kabil and Jazba and all that. So वो एक आदमी जब थक जाता है तो थोड़ा सा उसको अलग एक चीज़ करना होती है. So I thought that ये जो Raw Hitman है इसमें भी actually थोड़ी सी crime है, थोड़ी सी underworld भी है. There is a RW guy who's actually a commando for, top guys in India, like Prime Minister, Home Minister. And then suddenly he has been roped in by an agency to eliminate 2 gangsters. And then after that whole drama unfolds that the agency who has commissioned that killing to him backs out and they disowns him. So the whole thing I thought was very interesting. So it was important to, profile those 2 gangsters. Then this guy who was a RW commando, like he got through such an intense training. He was made to eat snake during his training in Israel. And then he came back and one of those survivors that in this kind of intense training session. After this killing, the way he went to hell in those jails, in 3 years he was shifted to 11 jails of Dehradun, Uttarakhand, etc. I thought people should know what happened inside those jails. One RW commando could have become a Don. He was called as Lucky Bhai. Imagine. So guy from, protector to prime minister was about to become a Lucky Bhai when something happened and he kind of was released from the jail. So I thought it's an interesting story people should know. So it is, and having read the book, I can say it reads beautifully off the page too. So for all those here, please do get a copy of Raw Hitman. It's a wonderful, wonderful read. Thank you very much. And Sanjay ji, speaking of transitions, so I spoke to him about underworld to undercover. As he pointed out, you did a lot of films related to crime. Sorry to interrupt you, but I know Hussein just said that, you sick of underworld and he shifted and this and that. But what has not changed is the narrative. The books are still page turners. You need to get to the next page. So even when he's writing non-fiction, it is as engrossing, as the fiction. So that has remained the same. Oh, absolutely. Unputdownable. Always unputdownable. That's the word for you. Thank you very much, sir. Thank you. So speaking of gripping things and gripping films, you moved from pure crime, I can say, to movies which had elements of crime, but were not necessarily based around crimes. So tell you a conscious thing, but yes, like Hussein said, I felt that, chalo bhi bahut kar liya. Too much of underworld and this and that. So then I did a film called Jazba, and then Kabil came along.
And I'll tell you a little incident from my life. Early in my career, I met Javed Akhtar. And I sat with him and I said, and he said, what are you making now? So I said, so I'm doing this film. And yes. So he said, I want to throw a challenge at you. So I said, sure, sir, boliye. He's saying, make a film without a single slap in it. So I said, I accept my loss right here. I don't think I can think of that, or a film without violence or crime or whatever, because I'm just kind of naturally, inclined towards that. But yeah, yes, as a matter of fact, my new film, which is going to come out shortly on OTT, it's called The Miranda Brothers. There we have taken my writer, Sameer Hafiz is also right here, who's written that film, is where we've written a film about football, and it's set in Goa with two brothers. But again, it is a blend of football and crime by default. So it's interesting, but yes, घूम फिर के crime तो आ ही जाता है. So I think we've actually heard it from two people who have a lot of experience of being adapted and adapting. Let us open this to the audience. Questions, please. Yes, Pooja. Please, can we get her a mic? Mic is not working. Or is it? You want to use my mic? No, sir. I'll hand it, please. Sir, you followed the Mumbai Mafia for years, in fact, decades. How did you know that this is what you wanted to kind of write, or were you not scared because you were really young when you started? So how did this obsession with the Mafia come to you? No, there is no obsession with mafia. I was forced to cover crime reporting. When I joined Indian Express, my editor, I wanted to join Express and cover politics, civic beat, and education. I had no plans to join crime reporting at all. But my editor said that we have only one slot vacant, and that's for crime journalist. I wanted to work for Indian Express for, whatever it takes. So I started reporting on crime. So before that, I objected that why me? Why you want me to force me to do crime? He said, "Arey, सारे मुसलमान लोग criminal हैं, तू भी मुस्लिम है, बन जा." Oh my God, okay. Now वो job चाहिए था मुझे. I wanted that job. मैंने वो बाब ignore किया, and I started working. Now, in those days, or even today, I guess, crime reporters are very lazy people. They don't go out, they don't go in the field, they don't go they don't do hard work. उस ज़माने में crime जो एक उनका press room था, वहाँ बैठकर they were getting 3 वार्ता पत्र a day. वार्ता पत्र से press release मराठी में, and they used to translate that into their own language, English or Hindi or whatever, and the job was done. I just thought I should explore beyond that. So I started meeting people, started visiting places like Dagdi Chawl or meeting Arun Gavli in Aurangabad jail. Now, I didn't know I was making history. For me, I was just scoring stories, saving my job and making myself capable of being a crime reporter. It's a different thing that when you look back and see that nobody has done those reportage and kind of it became exclusive stuff. So there was no obsession. I was compelled to do all that. But I think a lot of us, in fact, all of us are really thankful that you were forced into it, because we get to read such in-depth, well-written work. Thank you, sir. Thank you. I agree with Pooja that we got obsessed with your writing, sir. Okay, thank you. Manoj ji, please. Mike. I want to ask about Mardani. जी. Mardani के बारे में बताएं. How satisfied were you that your concept came alive on screen? See, what happened was that when I wrote and I conceived that Mardani thing, our idea was much different than what the movie came out. So Aditya Chopra ji said that ये कहानी को हम अलग करना चाहते हैं. We were trying to do a story which had international angles to it. We wanted to do a story in Dubai and then going to Bangkok. So there were two things. A filmmaker always thinks of a budget. Internationally, it would have been very expensive. But they wanted to retain a cop, a woman cop who's not just, have brains. She was also ready to fight and do all those things. So they took the character and they gave me the credit for original idea, but the story was changed. So my point is that the character conceived by me, the story, basic frame and skeleton is mine, but what we wrote was much different than what you have seen on the screen. Did you like it? Did you like what you saw on screen? How your idea
Rani Mukherjee was fabulous. Shams ji, please. सर मेरा सवाल गुप्ता साहब से, संजय गुप्ता जी से। आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि ये जो सीक्वल था शूट आउट का, 6 साल लगे आपको शूट आउट एट लोखंडवाला से शूट आउट एट वडाला तक, क्योंकि इंडिया का पहला एनकाउंटर था मान्या सुरभि का। लेकिन अब तो ऐसी कोई मजबूरी है नहीं, अब तो ये हो गया, आपने एक लाइन कही थी कि पकड़ना नहीं है मारना है, तो अब तो ये फैशन हो चुका है, हर जगह आप पकड़ना नहीं है मारना है। हम सब देख रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डी का हो, यूपी में हो रहा हो, तो इतने सारी चीज़ें अब आ रही हैं, तो अब आपको लगता नहीं है कि इसका सीक्वल और बनने की अभी गुंजाइश है? हमने पार्ट 3 ऑलरेडी लिख दिया है, वो भी बॉम्बे में ही बेस्ड है, एंड आई हैड रिटन दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन। क्या हुआ था, पहले लॉकडाउन में मैं मेरे खंडाला के फार्म हाउस में था, करने को कुछ नहीं था। आई गॉट इन टच विद माय राइटर, ऐसे तू तेरे घर बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठ के चलो लेट्स डू दिस। सो वी हैव रिटन इट, and see that it's the property is jointly owned by Ekta Kapoor and me, so we have to take that combined decision whether we want to take this story out, because there are many more such stories all over India, and whether those stories lend themselves to a good 2-hour 10-minute entertaining and yet engrossing film. Thank you. Yes sir, please. सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर टी.एन. जौहर हूँ। मैंने 30 साल हिमालय में काम किया, मैं साइंटिस्ट था। रिटायरमेंट के बाद मैंने पुलिस ज्वाइन कर लिया। नाउ आई एम मेंबर ऑफ द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। तो मेरा आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे अब मैं पुलिसिंग में जब आया, अब मेरा ड्यूटी बनता है, जब मैं कार चला रहा होता हूँ, अगर कोई देखता हूँ कुछ अपराध हो रहा है बच्चे पे, तो मैं गाड़ी को रोक के उसको देखने की कोशिश करता हूँ कि उसको रोकूँ उस अपराध को। और जैसे हम साइंटिस्ट रहे हैं, तो डेडिकेशन जब होता है किसी को भी, तो रात को सपने में भी इक्वेशंस आती थी। अब जैसे हम जा रहे हैं एज ए पुलिस यूनिट, तो हमारे माइंड में ये आता है कि हम इसे कैसे रोकें। तो आप क्या टिप्स देंगे, जैसे आप जैसे मर्डर्स वगैरह पे इस पे काम करते हैं, तो क्या कभी आपको रात में ऐसा भी लगा कि सपने में मर्डर्स आ रहा है, या रियल लाइफ में आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे वंस आई वेंट टू द जेल, मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि मैं जेल गया था, और क्या कभी किसी ने यहाँ पे स्टैंप लगाया, तो कोई नहीं बता पाया। तो मैं जेल गया किसी सोशल वर्क के लिए, लेकिन हमारा ऐसा मानसिक वो हो गया है, हम जेल के नाम से, पुलिस स्टेशन के नाम से डरते हैं। तो मेरे को तो लगता है कि अगर हमें, जैसे हम यहाँ फेस्टिवल कर रहे हैं, हमें यंग जनरेशन को और बाकी जो पॉलिटिशियन है या जो भी हैं, हमें जेल में भी विजिट करना चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है, जैसे आपने मर्डर स्पेस पे काम किया, तो क्या कभी इस पे आपको साइकोलॉजी का भी लगता है कि मर्डर को कैसे रोका जाए, इसके लिए हम क्या करें? क्योंकि मेन एम है कि हमें समाज में इसको, मर्डर्स को, रेप्स को, इनको रोकना है। तो आप कुछ वो देंगे कि ऐसा कुछ आपके साइकोलॉजिकली आता है कि हम इसे कैसे रोकें? सर मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक मर्डर कभी ख्वाब में देखा नहीं, मुझे कोई अंडरवर्ल्ड वाला ख्वाब में नहीं आया, मुझे ख्वाब में कोई ऐसा क्राइम दिखा ही नहीं। सबसे पहली बात, 10 साल का था तो एक चाकू से एक क्राइम होते हुए, मैंने मर्डर होते हुए देखा था। मैंने मतलब आज तक मुझे नहीं आया, मतलब कोई मर्डर, कोई चोरी, कोई रॉबरी, कोई डकैती ख्वाब में कभी नहीं आई। सो दैट इज़ वन थिंग। I always took it as my job. I was very dispassionate about whatever I was doing. I never got involved with whatever I have gone and reported or written about it. That is one thing. Secondly, जो क्राइम रोकने और प्रिवेंशन की बात है, वहाँ एक नीरज कुमार जी बैठे हैं मेरे सामने, जो मेरे परम मित्र हैं। आई थिंक ही इज द बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू आंसर दिस। मतलब सोशल हमारे माइंड में भी स्थिति वैसी हो जाती है, मैंने देखा, मेरे साथ तो ऐसे हुआ कि जब मैं पुलिस, आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत सेंसिटिव व्यक्ति। I try to disconnect from all those like gory, violent things that I have gone and reported about. So इसलिए हालांकि मैंने बहुत अजीब चीजें देखी हैं, लेकिन आपका दोस्त बनने के लिए मेरे को क्या करना होगा? आपने कहा कि दुश्मन बनना पड़ेगा। हम लोग नंबर एक्सचेंज कर लें, हाथ मिला लें, काफी है सर। सर हुसैन जी के दोस्त नहीं है, वो सिर्फ दुश्मन। But to ask this question, Neeraj ji, you must attend this session tomorrow at 10:30, sir. Good evening, Any sir. more questions? Yeah. Sir, as different people have their own perspective of a movie, how you as a director play with human psychology to make all these people feel through the movie, like make them feel the movie. If some shooting is going on, how you portray these people, like how you make them feel that they are, yes, present in the moment. Like, for example, shootout at Lokhandwala. Like, there was a scene where
even I felt that I was a part of this entire team, entire operation. See, that is the whole point of filmmaking. That is the whole point of telling a story. My wife often, jokes about it. She says that when I tell a story, just in real life, she says, you can actually see the movie. And I'm passionate about food. And she says, when he describes the food, you can actually taste it. So it's just that need to be as convincing in that. And when we were kids और हम picture देखने जाते थे, I've grown up watching Mr. Bachchan's movies in the 80s and 70s. तो मैं अकेला जाता था थिएटर में और जब पिक्चर देख के बाहर निकलता था ना मैं, तो मेरी चाल बदल जाती थी. And I used to think that I'm Mr. Bachchan, और साइकिल भी चलाते थे तो वो स्टाइल में साइकिल चला रहे हैं and all of that. So that is very important, that you're that convincing, your storytelling, not the actor, but it's the team that is telling that story. You feel connected with it. I think one final question. Yes. Sir, I just have like one question. If somebody is trying to venture into the genre of criminal psychopathy and like trying to write stories about such as that, like you have written Dongri to Dubai, such stories like that, what type of investigation or preparation should that person do? So first of all, if it's a non-fiction, I think you should always have a lot of documents, as much as paperwork that you can do, like FIR se lekar ke, court documents and Panchnama and the police report, whatever you can gather. Always that's the beginning point for your stories. And once when you have done that, then you have to speak to the cops who are involved. So maybe the ground level investigating officer and his seniors, maybe even a constable, other witnesses. So, I mean, the basic, the idea here is to have information, details. Whatever you have got will be the key to the successful, intriguing story. And once when, it's like I always compared crime reporting to, the art of making nice food, good food. So आप पहले सारा मसाला, सारा material जमा कर लेते हैं on a kitchen table, and once when you have everything ready, then you start cooking, and whatever time it takes, maybe half an hour, 1 hour, whatever. So उसी तरह से आपकी non-fiction writing में once when you have gathered all the material, document, information, then you start writing it, and slowly the story will start turning in your head, and you will get the way. My point is only one small advice that I'll give to new writers is, don't try to take the cliched path. Try to do different things. Try to do it differently. Whether you want to start the story from the middle, or you want to have a non-linear narrative, or you want to use the first-person account, it's all up to you. Be very experimental. Don't try to write for others. Write for your own happiness, and you will see you will always succeed. Thank you, sir. I just want to add to that a little bit to what Hussain just said. My dear friend who was just here, Sujoy Ghosh, we all know that he didn't go to film school and he never even assisted anybody. And he's turned out to be one of the country's finest filmmakers. So what does that say? Okay, now, not being from the movies, he can make a movie. Why is that? Because he has been watching movies. That is very important. So even for a writer, I think, as Sir rightly said, collect all the material and everything. But what is imperative is to read. Just read as much as you can, so the structure comes to you, the formatting comes to you. It will rub off on you. It will absorb, you'll absorb those writing styles, that fantastic, the way that the writers have written. You will start getting it in your head. So what he's saying is a very useful tip, actually. And there are some wonderful, wonderful books on writing, written by great writers who discuss their craft. So for example, there's a book by Stephen King, and it's called On Writing. Now that's the one, I consider him the greatest storyteller living today in our times. And he's talking to you about his craft. He's talking to you about how he conceives the characters, the movement, how the story will unfold, and all of that. So that is very important. There's also this wonderful book called I'd Rather Be Reading, which is one which actually talks about the process of writing. Do we have time for one more question? We do? Sir, please, I have seen you raising your hand for a while now. Hello, good evening, sir. And my name is Rajiv Thakur, and I'm from Dehradun. And my question is to Hussain, sir. Sir, first of all, I would like to congratulate you on your work.
And late Field Marshal Manik Shaw said that if anybody says he's a brave person, he's either a liar or he's a Gorkha. And I belong to the Gorkha community. But I want to say that you are one of the bravest person in India. Thank you, sir. Thank you. I'm humbled. I'm really humbled. Now my question is, when you have made the exposes in your book, Ji. which one you found more challenging or threatening, I can say, because I've stayed in Mumbai for 40 years and I know how the situation is. What was more threatening or challenging to write, whether on politician or on criminals? And can you share an interesting anecdote? By and large, I find politicians to be spineless and they have never posed any threat to me. But among the more dangerous threatening people, I think the women. Mafia Queen was the riskiest book that I have done because I made 10 women as enemy in one book. And those 10 women, their boyfriends or their relatives were gunning for my life. So I think that was my riskiest and most adventurous thing that I have done among all the books that I did. Mafia women. Thank you. So thank you so much, Sanjay ji. Thank you so much, Hussain ji. Thank you. Thank you for having us. It was wonderful. I think brave and bold Thank you. are words which have been used and very aptly for the both of you. Thank you for telling us such brave stories Thank and you, such sir. bold stories. And we look forward to so much more of your content. Thank you for gracing our festival. Thank you. Thank you very much. Thank you. Me and my mic adjustments. Okay, request you all to be seated for another minute because Manas ने बहुत अच्छे से आपको gratitude express करा, but I really feel that even we need to do that. एकदम दिल से it was an amazing discussion and I wish कि हमारे पास और time होता, इतनी ज़्यादा interesting थी. And जो आप तीनों ने बातें करी साथ मिलकर, I think every point was so insightful and engaging at the same time. But I think especially जो आपने कहा ना कि जो लिखते हो वो अपनी खुशी के लिए लिखो. I think the applause also said it all. It just touched our hearts and you have no idea how many people you've inspired today. Thank you so much to both of you for doing that. And yeah, absolutely. Thank you. एंड आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी बट उसके एडिशनली जो संजय जी ने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंटरनेशनल फिल्म स्कूल से हो तभी आप बहुत ग्रेट फिल्म्स बनाओगे बिकॉज यहाँ पे इतने यंग लोग हैं ना सो आई फील वो आपकी दोनों की ये बात इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है फॉर द यंग जनरेशन हियर सो रियली रियली वांट टू थैंक यू एंड आप लोग इनके आइकॉन्स हो तो आपसे सुनना बहुत महत्व रखता है इनके लिए थैंक यू सो मच एंड इट वॉज अमेजिंग वांट टू थैंक ऑल थ्री ऑफ यू द स्पीकर्स एंड वांट टू थैंक मानस आई थिंक यू केप्ट द कॉन्वर्जेशन गोइंग ऑन सो स्मूथली फ्रॉम वन थिंग टू द अदर एंड बिन अ प्लेजर हम वेट करेंगे आप जल्दी से वापस आए यहाँ पे हमारे पास एंड दोबारा हम आप लोगों को सुनेंगे. And now I would request DGP Ashok Kumar to please come on stage to offer and present our token of gratitude to the panelists and the moderator. And the lovely volunteers, can you just come on stage and help us, please? Thank you. And our audience, यहाँ होने के लिए एक बार और आप सबको शुक्रिया कहना चाहूँगी. Thank you so much. Yeah. And अभी एक और last session, which is actually the final session for today, which is the first day of the Crime Literature Festival is here. And I cannot wait for that to start before this important thing is happening. Thank you so much. Thank you, Mr. Sanjay. Thank you. Thank you, Mr. Zaidi. Thank you, Manas. Thank you. Thank you very much, Ashok ji, for gracing the stage. Okay, thank you. And all these young boys who are here, जो बिल्कुल अभी बाहुबली बन के बहुत जल्दी से स्टेज सेटिंग चेंज करने वाले हैं, प्लीज कम अप. एंड काव्या, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, प्लीज कम ओवर. Let's clap for Kavya now. थैंक यू. तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कॉलेजेस के भी जिन्होंने आज इन सेशंस को अटेंड किया है. आई एम श्योर जब तुम घर जाओगे तुमसे
पूछा जाएगा, है ना, कि इतना लेट कहां हो गया था, पूछेंगे घर वाले। और हमेशा की तरह तुम जब सच भी बोलोगे तो वो मानेंगे नहीं। तो अब इसका एक उपाय है, कल अपने अपने घर से सबको उठा के यहां लाना है, दिखाने के लिए कि कल हम यहां गए थे। ठीक है, लेके आओगे? पक्का? ठीक है, बढ़ गया। तो थोड़ी सी देर में नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। नीरज कुमार सर को आप देख पा रहे हैं, वेलकम सर। हमारे कर्नल हनी बख्शी सर, जय हिंद सर। तो आप सबने उनको देखा है, आप सब लोग जानते हैं, वो इन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं। बाकी भी डिफरेंट फील्ड से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप सभी लोगों का वेलकम। ये फर्स्ट एवर इस तरह का एक इनिशिएटिव है जिसको आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया है। सामने आप देख पा रहे हैं क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सुजॉय घोष सर को आपने सुना, संजय गुप्ता सर को आपने सुना, और आगे तमाम सारे और हमारे बहुत कमाल के ऑथर्स यहाँ पे हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ लोगों के कल सेशंस यहाँ पे होने वाले हैं। तो आप जरूर से सुनिएगा, ज्वाइन कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ लर्न कीजिए। जाइए, जब सोसाइटी में जाएंगे तो उसके बाद कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए। मैं यही आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं। और नेक्स्ट सेशन के लिए मेरे ख्याल से अनुपमा जी हम तैयार हैं। आप तैयार हैं? आइए। थैंक यू ये सीटिंग लेआउट चेंज करने के लिए। ऑलराइट, हमारे पास काफ़ी सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं एंड यू आर जस्ट ऑन टाइम बिकॉज वी आर नाउ बिगिनिंग आवर फाइनल सेशन फॉर टुडेज डे। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बुक्स और स्टोरीज की फिल्म अडेप्टेशन के बारे में बात करी, द वर्ल्ड ऑफ movies, but now let's move on to something more real. Let's talk about crime reporting, not fiction, but hardcore fact-based true crime reporting. And हमारा जो अभी फिनाले सेशन है उसका टाइटल है क्राइम रिपोर्टिंग, कितनी कारगर और कितनी खतरनाक. If I loosely translate this into English, it means crime reporting, how effective and how dangerous. And I really feel we could not have had a better panel today for this discussion because we have both the sides of the story. On the one hand, we have some of the best journalists, हमारी country के best journalists हमारे साथ हैं इस topic पे discussion करने के लिए, और उसी के साथ हैं अपना पहलू देने के लिए two very distinguished police officers. So with a lot of pride and privilege, I really want to invite on stage the panelists and the moderator for tonight's session. May I invite Mr. Shams Tahir Khan to please come on stage. Shams ji, अब तो आपको आगे आना पड़ेगा stage पे भी. हम सब ने सुना है ना, हाउस होल्ड नेम, हाउस होल्ड फेस करके पर्सनालिटीज़ होती हैं. तो अगर मुझे आई थिंक शॉर्टेस्ट वे में डिस्क्राइब करना हो तो मैं शम्स जी को बोलूँगी हाउस होल्ड फेस वेलकम. थैंक यू. Thank you so much. I would now invite Mr. Vineet Malhotra. What a pleasure to have you here with us. Thank you so much for joining us. And मैं चाहती हूँ जब वो यहाँ बैठे हो तब मैं उनको इंट्रोड्यूस करूँ. DGP Ashok Kumar ji, are you here? Please join us on stage. Thank you. काफी हिंदी. And Mr. Alok Lal, sir, please join us. Can we have one more mic? एक mic और देंगे please अगर available है. शुक्रिया. हाँ जी. Okay, एक क्विक अनाउंसमेंट. किसी के ग्लासेस सोफा पे थे, अगर आप में से किसी का छूट गया हो तो प्लीज़ आप यहाँ से इसको ले सकते हैं. किसी के ग्लासेस यहाँ पर हैं. All right, thank you. Okay, आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी हमारे बहुत ही एमिनेंट पैनलिस्ट को. मिस्टर शम्स ताहिर खान, जैसे मैंने बोला, पहले तालियां इनके लिए. ऑफ कोर्स आई कैन सी दैट जेंटलमैन क्लैपिंग फॉर हिम. ये आज तक चैनल और क्राइम तक जो बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल है उसके मैनेजिंग एडिटर हैं.
बहुत ही हम्बल इंसान है, हम सब ने वो ऑलरेडी देख लिया है. एंड शम्स जी को हम सब जानते हैं इनके सुपर फेमस क्राइम शोज जुर्म और वारदात से. हमने बहुत इनको देखा है. आई थिंक हम लोग बहुत, मैनी ऑफ अस हैव ग्रोन अप वाचिंग दोज शोज. एंड शम्स जी, मिस्टर शम्स ताहिर खान हमारे कंट्री के जेन्युइनली सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्राइम रिपोर्टर्स और एंकर्स में हैं. और इन्होंने अनगिनत क्राइम स्टोरीज़ को सबसे बेहतरीन अंदाज में कवर करके, अनफोल्ड करके इंडियन क्राइम जर्नलिज्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है. एंड ये अपने इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स और बहुत ही कंपैशनेट स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं. एंड शम्स जी, इट्स अ रियल ऑनर कि आज आप हमारे साथ हैं. थैंक यू सो मच. Now moving on to introduce another very, very distinguished journalist of India, Vineet Malhotra. Thank you, Vineet, for joining us. Again, a very, very known face. These are actually people जिनको किसी introduction की ज़रूरत ही नहीं है, but like I said, ये बहुत अच्छी opportunity है जो मैं नहीं देना चाह सकती. So, Vineet जी जो है वो अभी करंटली इनका बहुत ही वास्ट ब्रॉडकास्टिंग करियर रहा है, पर अभी वो न्यूज़ एक्स के साथ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, फॉर द प्रमोशन. आई थिंक वी शुड क्लैप फॉर दैट बिकॉज इट जस्ट शोज ऑफ द अमेजिंग वर्क यू आर डूइंग फॉर द चैनल. थैंक यू. और उसके साथ ये न्यूज़ एक्स के प्राइम टाइम डिबेट शो के होस्ट हैं और हम आपको बहुत देखते हैं एंड इट्स अ प्लेजर ईच टाइम. एंड लाइक आई सेड, इनका बहुत वाइड कैनवस है एंड आई डोंट नो आप में से कितनों को पता है कि इनका बहुत ही बड़ा पैशन है स्पोर्ट्स, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी स्पोर्ट्स के साथ की थी. एंड आई विश मेरे पास बहुत टाइम होता मैं और बताती, बट आई नो टाइम कंस्ट्रेंट है, तो शॉर्ट में बताने के लिए, इंडिया में जितने भी सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं एवर एंड इंटरनेशनल इवेंट्स ऑल्सो, most of them, many of them have been covered by none other but Mr. Vineet Malhotra. What an honor. Thank you. Thank you. Thank you. And इनके बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी. He loves music और ये बहुत ही अच्छा पियानो बजाते हैं. एंड अगर आप मेरी तरह इनकी इंस्टाग्राम हैंडल को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे जिसमें ये बहुत ही ब्यूटीफुल पियानो बजा रहे हैं. एंड आई थिंक ही लव्स बीथोवन एंड ऑल, सो दैट वाज अमेजिंग फॉर मी टू सी. विनोद, दैट्स फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच एंड कीप प्लेइंग. थैंक यू. This is for Mr. Vineet Malhotra. Mr. Alok Lal. Special mention जो हमारे Crime Literature Festival of India के Festival Director भी हैं. Thank you, sir, for organizing and bringing this together. An extremely distinguished police officer and somebody who is respected so much in not just Uttarakhand but the entire country. Alok Lal ji ascended to the post of Director General of Police अपनी exemplary service के through, जिसमें काफ़ी बार risk भी आए, but he's a brave cop. And इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि President of India ने इन्हें इनकी exemplary service के लिए honor किया. And he's a very intelligent mind, not just a brave heart. ये IIT से gold medalist हैं. एंड इनका करियर बहुत डिस्टिंग्विश रहा है. बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में इन्होंने लीड करा है पुलिस फोर्स को और लॉ ऑर्डर सिचुएशन को. बट अगर मैं मेंशन करूं देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू मेंशन दैट इन 1984 का जो वो इतना ट्यूमल्टस टाइम था, ही वाज एक्चुअली हेडिंग दैट प्लेस इन अ रायट हिट एरिया एंड इट वाज अ मच रिस्क टू हिज ओन सेल्फ. ही सर्व्ड एज द पुलिस चीफ इन बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, जिस पे इन्होंने बुक भी लिखी जो बहुत ही सक्सेसफुल हुई है. एंड इज़ ऑल्सो ऑथर्ड मर्डर इन द बायलेन्स इन विच ही रिकाउंटेड पुलिसिंग एक्सपीरियंसेस एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में जब राइट्स हो सकते थे. एंड इतने सारे पुलिसिंग करियर के साथ भी इन्होंने अपनी क्रिएटिव साइड को बिल्कुल अलाइव रखा. एंड ही हैज़ बीन अ पेंटर एंड अ फोटोग्राफर एंड ऑल्सो अ टेडेक्स स्पीकर. ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू से कि आलोक सर ने 3 बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑथर करी हैं, जिसमें से 2 बुक्स हैव बीन एक्वायर्ड फॉर स्क्रीन अडेप्टेशन. और इनकी एक और बुक, और एक्चुअली 2 बुक्स आर ऑलमोस्ट एट कंप्लीशन विच विल बी रिलीज बाय द ईयर एंड. सर, आपके बारे में जितना बोलो कम है, बट अभी आई विल स्टॉप. थैंक यू सो मच आलोक सर फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. I would now be very happy to introduce DGP Ashok Kumar. He is the Serving Director General of Police of the state of Uttarakhand. And बहुत interesting coincidence है कि आलोक जी और अशोक जी दोनों IIT के alumnus हैं.
एंड यस, सो अशोक जी ने भी इंजीनियरिंग डिग्रीज करी IIT दिल्ली से, एंड इन्होंने बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट्स करे हैं अभी तक अपनी सर्विस टेन्योर में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, जिसके लिए उन्हें काफ़ी एक्कोलेड्स मिले हैं, जैसे कि पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, President's Police Medal for Distinguished Service, also a United Nations Medal for his service in strife-torn Kosovo. And अशोक जी के बारे में अगर मैं लिटरी बात ज़्यादा करूँ, so it's very interesting कि ये जाने जाते हैं अपने citizen friendly approach towards policing के बारे में. He's famous for that, so he's tough with criminals, but I know जितने भी लोग देहरादून या उत्तराखंड में हैं जिन्होंने एक्चुअली इतने सालों में देखा है इनको एज द DGP, वी कैन वाउच फॉर इट दैट ही इज एन एक्सट्रीमली पीपल फ्रेंडली टॉप कॉप, और यही कल्चर वो हमेशा कोशिश करते हैं पुलिस फोर्स में लाएं, एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है. सो थैंक यू अशोक जी फॉर डूइंग दैट. एंड टॉकिंग अबाउट हिज बुक्स, ही हैज़ ऑथर्ड 4 बुक्स, जिसमें से एक है ह्यूमन इन खाकी जो कंपैशनेट पुलिसिंग के ऊपर है, अ ब्यूटीफुल वर्क. एंड इनकी बुक साइबर एनकाउंटर, जिस पे हम लिटरेचर फेस्ट में डिस्कशन भी करने वाले हैं इन द कमिंग डेज, वो नंबर 1 स्पॉट पे गई Amazon हॉट न्यू रिलीजेस इन द ट्रू अकाउंट्स कैटेगरी पे. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट सर, कंग्रेचुलेशंस. एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर विद अस, एंड हम होप करेंगे कि इंडिया की पुलिस बहुत कंपैशनेट और ऑनेस्ट होती रहे. थैंक यू टू ऑल द कॉप्स एंड टू द पीपल हियर. थैंक यू. Thank you very much. Thank you for that lovely introduction. Really touched and honored to be here, everyone. So, my name is Vineet, as you know, and I'm a big fan of Shams. I won't deny that. बचपन में मैं सोचता था, बचपन तो नहीं खैर जवानी में, आप मुझसे थोड़े सीनियर हैं इसलिए बुरा मत मानिए, मैं आपको तब से देख रहा हूँ जब से मैं कॉलेज में था, कि अगर आपसे जैसे एक बात करने की एक जो सलीका है और आवाज़ होती, तो शायद मैं फ़ोन पे काफ़ी लोगों को धमका डरा सकता था और अपने काम निकलवा सकता था. पर आपने उस टैलेंट को बहुत खूबसूरती से, बहुत ही कामयाबी से सफल बनाया है. और जब भी क्राइम की बात होती है और क्राइम रिपोर्टिंग की बात होती है तो आपका चेहरा सामने आता है. सो आई एम नॉट जस्ट अ कलीग, आई एम ऑल्सो फैन ऑफ योर्स. क्राइम रिपोर्टिंग एक डेंजरस चीज़ है. मैं इसीलिए कह सकता हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन में भी कहा, कि मेरी शुरुआत स्पोर्ट्स से हुई थी. तो अगर आप पत्रकारिता के पिरामिड को देखें तो स्पोर्ट्स और बॉलीवुड एक वनीला आइटम है, एक कप केक आइटम है, खतरों से बिल्कुल दूर है. और दूसरी तरफ है क्राइम, जो उसी शायद एक स्केल का एक दूसरा हिस्सा है जो काफ़ी भारी भरकम है. क्राइम पे रिपोर्टिंग करते हुए आपको काफ़ी समय भी हो चुका है, काफ़ी तजुर्बा भी है. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्राइम रिपोर्टिंग कितनी कारगर है और कितनी खतरनाक है, कितनी इफ़ेक्टिव है. क्या वाकई में क्राइम रिपोर्टिंग से क्राइम कम हुआ है या क्राइम बढ़ा है? जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि उससे क्या कोई डेटरेंस क्रिएट हुआ है या नहीं. ये शम्स, सबसे पहले मैं समझता हूँ ये आपकी ज़बानी हम जाने तो बेहतर है. और शुरू से लेके अभी तक क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको, और कुछ ऐसी कोई वाक्य भी बताइए जहाँ पर आपको अपनी रिपोर्टिंग की वजह से धमकियाँ मिली हों या खुद पर्सनल या फैमिली को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आई हों. थैंक यू विनीत. आपके सवाल का जवाब दूँ उससे पहले 2 चीज़ें कहना चाहूँगा. एक आपने कहा है उससे पहले इंट्रोडक्शन करते वक्त कि वो बचपन से देख रही हैं और आपने, तो मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ. ये कैच कर लिए थे कि आप ऐसा बोलेंगे. दूसरा, मैंने इसीलिए कहा था मैं कॉलेज में देखता था. दूसरा, क्राइम रिपोर्टर और पुलिस वालों का जो रिश्ता होता है ना, वो हमेशा एक मियाँ बीवी जैसा होता है. झगड़ना भी है और अलग भी नहीं रहना, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बिना काम चलेगा नहीं. उनको पुलिसिंग करनी है और क्राइम रिपोर्टर को उनकी गलतियां पकड़नी है. लेकिन इस स्टेज पर बैठकर और 2 लोगों को देखकर, अशोक जी और आलोक जी दोनों को, अगर ऐसे सज्जन पुलिस वाले हों तो लोग पुलिस स्टेशन जाने से न डरें. मुझे ऐसा लगता है, यकीन हो जाएगा. लेकिन कोई भी शरीफ शख्स पुलिस स्टेशन जाने से डरता है. इवन मैं भी, इवन इतने लंबे वक्त से क्राइम रिपोर्टिंग की तमाम पुलिस अफसरों से दोस्ती है, फिर भी जब अपने पर बात आती है तो थोड़ा डर लगता है. ये बड़ा नेचुरल है. आपके सवाल का जवाब और जो टॉपिक है क्राइम रिपोर्टिंग कितनी कारगर या कितनी खतरनाक, 2 एग्जाम्पल से मैं इसका जवाब दूंगा. जिंदगी की हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं. सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं. क्रिकेट में टॉस होता है तो हेड और टेल पे ही सारा खेल होता है. उसी तरीके से क्राइम रिपोर्टिंग है.
क्या क्राइम रिपोर्टिंग से क्राइम बढ़ता है? ये मुझसे जहाँ जाता हूँ ये सवाल पूछा जाता है कि आप लोग जो दिखाते हो उससे क्रिमिनल को आइडियाज मिलते हैं, तो क्या वाकई खतरनाक है? और अगर ऐसा है तो फिर क्राइम रिपोर्टिंग बंद क्यों नहीं हो जानी चाहिए? मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि 2 एग्जांपल देता हूँ। एक लास्ट वीक आगरा में एक बैंक मैनेजर का मर्डर हो जाता है, और इत्तेफाक की बात है कि वो बैंक मैनेजर इसी उत्तराखंड का था। 7 साल पहले उसकी शादी हुई, कुछ फैमिली डिस्प्यूट होगा, उस बैंक मैनेजर को उसी के घर में, एक पॉश एरिया आगरा का है जहाँ पे वो बैंक में काम करता था और वहीं रहता था, तो उस बैंक मैनेजर को उसकी वाइफ, उसके साले और उसके ससुर ने मिलकर मारा था फ्लैट के अंदर। अब मारने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि इस बॉडी को कहीं डंप करना, ऐसी जगह कि जहाँ से कभी इसकी बॉडी मिले नहीं, और हम ये शो कर देंगे कि ये अपने कहीं चला गया है तो उसको ढूंढा नहीं जा सकेगा। रात होने का इंतजार किया इन्होंने, शाम को मर्डर किया था, अंधेरा हुआ तब ये बाहर निकला बेटा, मतलब उसका साला जो डिकीज था, और उन्होंने जब कॉलोनी के बाहर निकले तो चूंकि पॉश कॉलोनी थी, हर घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो बेटा गया और यूं बाहर आ गया। अच्छा, उसका जो घर था, आपको कोई भी सामान रखने के लिए गाड़ी आपके घर के बाहर पार्क थी, तो बॉडी भी लेकर आपको कार तक तो जानी ही थी, डिक्की खोल कर रखनी थी। तो आकर अपनी सिस्टर और अपने फादर से कहता है कि हम बॉडी को कार में लगकर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि हम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा नहीं, फिर उन्होंने कहा इसको सुसाइड डिक्लेयर करते हैं और बता देंगे कि इसने सुसाइड कर लिया। खैर उसके बाद वो होता नहीं है, पकड़े जाते हैं। ये पहला इंसिडेंट है। अब इससे क्या मैं बताना चाहता हूं वो ये कि अगर क्राइम रिपोर्टिंग इतनी खतरनाक है, तो इस केस में अगर उस शख्स को ये पता ना होता कि बाहर हर जगह आजकल सीसीटीवी कैमरा और कुछ लेकर जाएंगे तो कैद हो जाएंगे और पुलिस हमसे उस सीसीटीवी कैमरे के थ्रू हम तक पहुंच सकती है, शायद वो नहीं सोचता और वो कार में बॉडी रखता और लेकर निकल पड़ता। लेकिन चूंकि वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ता है, टीवी पर क्राइम बुलेटिन देखता है, क्राइम के शोज देखता है, तो उसे इतना आइडिया हो गया है कि आजकल की पुलिस, क्योंकि अब क्राइम रिपोर्टिंग, क्राइम को पुलिसिंग में भी बड़ा फर्क आ गया, टेक्नोलॉजी ऐसी सी आ गई है। 90% केस तो सीसीटीवी सुलझा देता है आजकल। तो पहली चीज यहां पर मैंने एग्जांपल दिया कि यहां पे सामने वाले को एक मैसेज गया कि नहीं ऐसा करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। अब दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं। ये सभी को पता है कि अभी कुछ वक्त पहले दिल्ली में श्रद्धा केस हुआ था, आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा केस हुआ। आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा केस, अब क्राइम रिपोर्टिंग का काम मतलब ये होता है हमारा कि हम रिपोर्ट करें जो जैसा हुआ है। अब मैं सिर्फ ये बताऊं कि एक श्रद्धा थी और उसको इस तरह से मारा, इतने टुकड़े किए और ये रिलेशनशिप में और ये वो, तो क्यों मारा, कैसे मारा, पुलिस ने कैसे पकड़ा, ये सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। तो आपको पूरी डिटेल में बताना पड़ेगा, और हम नहीं बताएंगे तो फिर पुलिस, जब भी हमारे नीरज कुमार जी बैठे हुए हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, इनके टाइम में भी ऐसे बहुत सारे केसेस सुलझे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा बताया जाता है कि ये क्लू मिला और इस तरीके से ये मोटिव था और हम यहाँ तक पहुंचे, इसके जरिए हम क्राइम को हमने सॉल्व कर दिया। तब आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा केस हुआ तो ये बड़ी उंगलियां उठी कि आप आइडियाज दे रहे हो, और उसके बाद ये इसलिए उंगलियां उठी कि एक झड़ी सी लग गई थी। दिल्ली में ही एक ईस्ट दिल्ली में एक दूसरी लाश मिली जो फ्रिज के अंदर थी टुकड़ों में, मुंबई में मिली एक, बेंगलुरु में मिली एक असम में मिली। तो ये हुआ कि अब हर जगह आजकल मर्डर करने से लोग नहीं डर रहे हैं, लेकिन उसके बाद खुद को बचाने के लिए बॉडी कैसे डंप करें ताकि पुलिस उलझी रहे, उसके नए नए तरीके सोच रहे हैं। तो शायद वो आफ्ताब पूना वाले ने जो जैसा किया कि टुकड़े किए, फ्रिज में रखा, आराम से 20-30 दिन तक किस्तों में ले जाकर वो टुकड़े फेंकता रहा। लेकिन ये आया कि ये आप लोग इतनी डिटेल में दिखा रहे हैं कि इसीलिए बाद में बाकी लोगों को आइडिया मिला और उन्होंने भी फ्रिज में रखना शुरू किया। और वो गलत नहीं कह रहे थे, क्योंकि तमाम जगह पे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें फ्रिज से फिर टुकड़े मिले। लेकिन यहाँ पे ये है कि क्या ये श्रद्धा केस को कवर करने की वजह से हुआ? अगर ऐसा है तो इसी उत्तराखंड और इसी देहरादून में, मुझे याद है 15 साल पहले मैं आया था, एक इंजीनियर ने अपनी वाइफ का मर्डर किया था और बाकायदा एक जो फ्रिज तो नहीं था, फ्रीजर था, जिसके अंदर टुकड़े करके उसने बॉडी रखी थी और हर रात वो पॉलीथीन में ले जाकर इसी देहरादून और मसूरी रोड पर वो फेंका करता था। तो ये तो आफ्ताब और श्रद्धा वाले मामले से 15 साल पुरानी बात है, आइडियाज़ कहीं से भी आ सकता है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ऐसा है कि आइडिया बहुत तेज़ी से पहुंचता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ क्राइम रिपोर्टर जिम्मेदार नहीं, क्योंकि दोनों पहलू हैं। हम अलर्ट भी करते हैं लोगों को
कि आप ऐसा ना करें, अनजान लोगों से बात ना करें, कोई ऐसे आता है, अगर आपके घर में कोई है, कोई स्मेल आ रही है, कोई आवाज़ आ रही है, आप फ़ौरन बताएं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि क्रिमिनल आइडियाज़ ले जाते हैं। मुझे लगता है कि 95 में जो तंदूर कांड हुआ था, पूरे देश को मालूम है, जब सुशील शर्मा ने नैना सानी अपनी वाइफ को मारा था, तो 2 घंटे तक वो दिल्ली के ITO ब्रिज पर मारुति कार में उस लाश को रखकर घूम रहा था। उसे यमुना में फेंकना था, लेकिन मौका नहीं मिला, क्योंकि वो बड़ा फेमस भी था, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, सब लोग जानते थे। जब 2 घंटे तक उसे मौका नहीं मिला, तब वो वापस अपने बगिया रेस्टोरेंट में पहुंचा, कनॉट प्लेस, और वहां बैठकर वो सोच रहा है कि इस लाश की करना क्या है। तभी वो तंदूर जल रहा था और उसको मतलब आइडिया आया उस वक्त कि यार इसी में डाल देता हूँ तो लाश जल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन रोटी जलाने में और तंदूर बॉडी जलाने में बड़ा फर्क होता है। फिर उसने बटर डालकर जलाना शुरू किया, चिंगारी उठी, शोला उठा, पकड़ा गया। तो दोनों पहलू है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आइडियाज़ नहीं मिलते, बिल्कुल क्रिमिनल को भी आइडियाज़ मिलते हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि हम समाज को एक तरह से आगाह और अलर्ट भी करते हैं। समाज को आगाह करना उतना ही ज़रूरी हो गया अब अशोक कुमार जी, जितना पुलिसिंग करना। शम्स ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि जो एक रिश्ता है, जो एक रिलेशनशिप है पुलिस और क्राइम रिपोर्टर्स का, या क्राइम रिपोर्टर और पुलिसिंग का, वो मियाँ बीवी वाला एक खट्टा मीठा रिश्ता है। आपके तजुर्बे में, आपके एक्सपीरियंस में, क्या आपको क्राइम रिपोर्टिंग से फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? क्योंकि हम एज जर्नलिस्ट, हम एज इंडिविजुअल्स ऐसे कई उदाहरण देख चुके हैं, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स वी हैव सीन, जहाँ पर पुलिस कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आनी चाहिए क्योंकि इससे केस पे असर पड़ेगा। मीडिया कहती है ये इन्फॉर्मेशन बाहर आनी चाहिए ताकि लोगों तक सच पहुंचे। तो ये जो खींचातानी है, इसमें आखिर जीत किसकी होनी चाहिए आपके अनुसार, आपके तजुर्बे के अनुसार? बड़ा सवाल है विनीत जी, और आंसर कहें तो दोनों तरफ है। मतलब कभी बहुत यूजफुल भी है क्राइम रिपोर्टिंग, और कभी कभी वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज बन के भी आता है। जैसे चैलेंज की बात करें तो 26/11 सबको पता है, लाइव रिपोर्टिंग हो रही है, जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो भी उसको लाइव देख रहे हैं, और वो वहीं से क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को लाइव गाइड भी कर रहे हैं कि बाहर ये चल रहा है। तो आप सोचिए कितना खतरनाक हो गया। तो एक तो ये एंड है, मतलब एक तरफ। दूसरी तरफ ये भी है कि जो अगर मैं फायदे की बात करूं, कि मीडिया, सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगा मीडिया का, जब वो पुलिस वाले के काम को हाईलाइट करता है तो पुलिस वाले मोटिवेटेड होते हैं, तो उनको बड़ा मतलब उनमें आता है, जोश आता है, जुनून आता है कि नहीं हमें और अच्छा काम करना है। तो ये एक मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल है क्राइम रिपोर्टिंग पे, ठीक है। दूसरा एक बहुत बड़ा और रोल है जो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। कई बारी पुलिस की मजबूरी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स आप पत्रकार होने के कारण जानते हैं, बट कोई चीज़ अगर मीडिया में हाईलाइट हो जाती है तो फिर हमारे बड़े काम आती है। प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है? वो जब होती है जब मीडिया पर्सन उसको जानबूझ के सेंसेशनलाइज करता है। कुछ लोग होते हैं, मतलब लाइफ में हमें मोस्टली पॉजिटिव लोग ही मिले हैं, मैं कहूँगा 90%, पर 10% जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका मोटिव गड़बड़ होता है, सनसनी फैलाने का। तो क्या करते हो, आधा सच बताते हैं। आप समझ रहे हैं? एक कहानी चल रही है 15 मिनट से या कुछ टाइम से, और वहां पे आके बीच में अचानक शुरू किया आपने, तो पिछला तो सब भूल गए, पीछे क्या था उसके। तो मुझे वो सारा जोड़ के देखूंगा तो शायद कहानी पूरी होगी। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अब तो कई लोग जो है ना थाने से ही पूरा अपना करियर बना लेते हैं, क्राइम रिपोर्टर खासकर, ठीक है। मुझे माफ़ करेंगे, यहाँ काफ़ी अच्छे लोग भी बैठे हैं, तो क्राइम मतलब रिपोर्टर्स भी बैठे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ उनको। तो थाने से अगर वो बना लेते हैं तो थाने का A to Z उनके पास होता है, तो कुछ भी सीक्रेट रहा ही नहीं पुलिस का।
मेरा एक प्रोसेस चल रहा है, कोई मर्डर हुआ, डकैती हुई, लूट हुई, किडनैपिंग हुई, और मैं प्रोसेस में हूँ, तो थाने में चर्चा तो हो ही जाएगी ना कि भाई हमारा यहाँ काम चल रहा है, वहाँ काम चल रहा है, वहाँ चांस है पकड़ने का, वहाँ चांस, वो सारी खबर आउट कर देता है। तो मेरे केस को हाफ बेक्ड उसने न्यूज में डाल दिया, तो वो कितना मेरे लिए खतरनाक हो गया। तो मैंने कहा दोनों है, बहुत कारगर भी है मीडिया, और कभी कभी जो है हमारे लिए डेंजरस भी हो जाता है, चैलेंजिंग भी हो जाता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और डेप्थ में बात कर सकते हैं लोग, अगर 1-to-1 सवाल पूछेंगे। शम्स भाई ने तो बहुत सारे एग्जाम्पल। वैसे 26/11 के बाद एक अब कानून बन चुका है खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कि ऐसे इंसिडेंट को आप लाइव नहीं दिखा सकते। तो अब हम लोग कोई भी न्यूज़ चैनल लाइव नहीं दिखाता, हम डिफर लाइव दिखाते हैं, मतलब 10-20 मिनट बाद के विजुअल दिखाते हैं। ये अच्छी चीज़ हुई थी। डेफर्ड लाइव वाला अच्छा कानून बना है, फिर भी हमेशा पालन भी नहीं होता है। मतलब जैसे माना जाता है कि पुलिस वाले किसी के दोस्त नहीं हो सकते, आपको लगता है कि आपके तजुर्बे में कई ऐसे पत्रकार भी हैं जो किसी के दोस्त नहीं हो सकते? पहले तो जब उनके फायदे की बात आती है किसी केस को लेकर। हाँ, नहीं आपने बड़ी बात की। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं आपके दोस्त वाली कहानी, और शम्स भाई ने जो शुरू किया था कि थाने जाने से डर लगता है। थाने जाने से डर किसे लगना चाहिए? क्रिमिनल को। आम आदमी को नहीं डरना चाहिए। पुलिस तो आम आदमी की रक्षा के लिए बनी है, सुरक्षा के लिए बनी है। उसको तो खुशी होनी चाहिए, पुलिस आ गई, अब मेरे को कोई खतरा नहीं है। किंतु ट्रेजेडी है ये कि कहीं ना कहीं हमारी ब्रिटिश लेगेसी, पुरानी लेगेसी चल रही है, जिसमें जो है ना पुलिस को यूज किया जाता था रेवेन्यू वसूलने के लिए, पुलिस को यूज किया जाता था स्वतंत्रता के आंदोलन को क्रश करने के लिए। ठीक है, इसलिए वो पुलिस का डर बैठ गया। अदरवाइज आम आदमी को पुलिस से क्यों डर लगे? आम आदमी को खुशी होनी चाहिए। नहीं, लेकिन अशोक जी ये है, आप इनमें से किसी भी से नहीं, पूछिए, मैं मान रहा हूँ। अगर किसी के घर पे पुलिस आ जाती है ना, तो पूरा मोहल्ले में कहते हैं यार बेइज्जती हो गई, हमारे घर में पता नहीं क्या। ये आज भी ये सोच है। मैं पूरी तरह मानता हूँ। मेरी किताब, जो पहली किताब है खाकी में इंसान, जिस पर चर्चा हुई, ह्यूमन इन खाकी, वो इसी टॉपिक पे है, इसीलिए लिखी गई है कि ऐसा क्यों। मैं खुद मान रहा हूँ ना, तभी तो है, प्रॉब्लम है, तभी मैं लिख रहा हूँ कि नहीं, खाकी में भी इंसान ही होते हैं भाई। और इसी तरह से जो विनीत जी कह रहे हैं कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे इसी भ्रम को, इसी परसेप्शन को तोड़ने के लिए हम इस बातचीत में पड़े हैं, क्योंकि ये भ्रम ही है, जैसा आपने कहा। है, और मुझे नहीं लगता ये सच है। पुलिस में भी बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए, जो परसेंटेज क्रिमिनल का या नेगेटिव लोगों का समाज में है, वहीं से पुलिस आई, वहीं से मीडिया आया, तो वो परसेंटेज दोनों में है। जो आपने जो सवाल उठाया था कि क्या मीडिया वाला एकदम जब उसके कैरियर की बात है तो आपसे दोस्ती भूल जाएगा, ऐसा मैंने देखा है, और मैंने कैरियर के बहुत अर्ली स्टेज में देखा। आज आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल सहित बताता हूँ। 96 में मैं एसएसपी हरिद्वार था, वहाँ एक स्टैम्पीड हो गई, तो मीडिया मेरे से बहुत ही फ्रेंडली था। ठीक है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैंने सबसे बात की कि भाई ये थोड़ा पुलिस के फेवर में लिखेंगे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि सब मेरे दोस्त थे, चाय पीते थे मेरे साथ, तो पहले अब तो 35 साल हो गए तो पता है। ठीक है, तो देखा भाई बड़ा नेगेटिव रिपोर्टिंग हुआ, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, लर्निंग भी थी। क्योंकि अगर वो नहीं रिपोर्ट करेगा तो उसकी तो रोजी रोटी है भाई, वो क्यों कैसे नहीं रिपोर्ट करेगा, उसकी तो नौकरी चली जाएगी। इट इज़ ए जॉब, मुझे खुद खराब नहीं लगना चाहिए, वहाँ दोस्ती की बात ही नहीं है, ये तो उसका काम है, वो करेगा ही करेगा। मैं एट द मोस्ट ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि यार पुलिस ने जो किया उसका वर्जन भी छाप दो। ये मैंने धीरे धीरे टाइम के साथ सीखा। तो नॉर्मली वो दोस्ती निभाते हैं लोग, बहुत लोगों को मैंने देखा बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं, पर कहीं ना कहीं उसके कैरियर का सवाल भी तो हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर लाल। You know, there is also a healthy pressure that the media and journalists perhaps can create for not the police to do their job. The police does their job regardless whether the media is there or not. You know, when Jack the Ripper was going around slashing women in Carfax Abbey in London, you know, there was no media. It was being reported by the local populace. But do you think that this pressure at times becomes a little overbearing for the police, and they have to manage the media as well as
the crime at hand? Do you think that has been a problem for the police? What can you tell us from your experiences, from the places that you have been in, Barabanki, and what kind of reporting happened at that point in time? Was it adequate enough to justify the quantum or the scale of the bust that happened under you, if you catch my drift? विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट पर आप बात कर रहे हैं हम लोगों से। पुलिस का काम जितनी जिम्मेदारी का है उतनी ही जिम्मेदारी का काम हमारे मीडिया का भी है। बाराबंकी के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करीब करीब नहीं था। दूरदर्शन तो सरकारी था, तो उसमें कभी उस तरह का सेंसेशनलिज्म देखने को नहीं मिलता था जो आजकल सनसनीखेज़ ख़बरों में मिलता है। मुझे याद है एक चैनल कोई आता है, उसका नाम ही सनसनी है, कोई एक है ना एक ऐसा। तो जब नाम ही सनसनी है तो उसमें सच्चाई कितनी होगी, मुझे लगता है कि ये सवाल अपने आप में उठता है। मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत अच्छी दोस्ती भी हो सकती है और बहुत नुकसान वाली दोस्ती भी हो सकती है, क्योंकि जब दोनों का जिम्मेदारी का काम है तो पुलिस का जिम्मेदारी का काम ये है कि वो जिम्मेदारी के साथ उन सब लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन ले जो समाज में अपराध कर रहे हैं या अपराध जैसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं। अगर पुलिस ये काम नहीं करती है तो अपना काम नहीं कर रही है। इसी तरह से अगर पुलिस वाला अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसके बारे में मीडिया को मालूम पड़ता है और मीडिया इस बात को दबा ले जाता है। किसी दबाव की वजह से अशोक दोस्ती की बात कर रहे थे कि अगर प्रेस वाले में और पुलिस वाले में दोस्ती है तो उसका ये नेगेटिव साइड हो सकता है कि जो बात आम जनता के सामने पहुंचनी चाहिए वह नहीं पहुंचे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये ख़तरनाक तब बनता है जब इन दोनों के ताल्लुकात किसी मोटिव के साथ आते हैं। मैं उसका बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करना उचित नहीं समझते कि क्या क्या मोटिव्स हो सकते हैं, आप भी जानते हैं और सब भी जानते हैं। तो वो मोटिव्स कई बार बड़े ख़तरनाक होते हैं। दूसरी तरफ ये कारगर भी बहुत है। आपने कहा कि एक प्रेशर बिल्ड होता है और हर पब्लिक सर्वेंट के सामने ये सवाल रहता है कि अगर मैं ये गलत करूँगा तो उसका रिएक्शन पब्लिक में क्या होगा। और पब्लिक का रिएक्शन तब आता है जब मीडिया उस चीज़ को रिपोर्ट करता है। तो जो जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा था, मैं एज अ पुलिस ऑफिसर ये चाहूँगा कि विनीत जब मेरे काम को रिपोर्ट करें इतनी ईमानदारी ज़रूर अपनाएं कि जो गलती मैंने नहीं की है उसका जिक्र ना करें। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि अगर मैंने कोई गलती की है तो उसका बैकग्राउंड समझकर रिपोर्ट करें। तो ये एक बहुत ही जिम्मेदारी की रिलेशनशिप है, क्योंकि इससे पूरे समाज पे बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। आपने बाराबंकी की बात की। बाराबंकी में मैं जब पोस्टेड था 2 साल के लिए, बाराबंकी किसी चीज़ के लिए मशहूर नहीं है। एक बहुत अच्छे शायर हुए थे वह खुमार बाराबंकवी, उसके लिए तो बहुत मशहूर है। और बाराबंकी इसलिए भी मशहूर है कि वहाँ दुनिया में सबसे बड़ा गधों को बेचने वाला मेला लगता है। तो बाराबंकी के गधे बहुत मशहूर हैं, शायद इसीलिए मुझे वहाँ भेजा गया। तो जब मैं वहाँ गया अशोक, तो जाते वक्त मुझे डीजीपी ने और होम सेक्रेटरी ने, चीफ सेक्रेटरी ने, सब ने एक ही बात कही थी कि वहाँ पर अफीम की स्मगलिंग बहुत होती है, इससे शासन की छवि बड़ी ख़राब होती है और इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना ज़रूरी है। तो विनीत, आपको खुशी होगी कि 2 साल में हमारी मेहनत, हमारी टीम की मेहनत, हमारी इंटेलिजेंस के कलेक्शन के तरीक़े की वजह से ये सब कुछ इतना कामयाब हुए। हम लोग के 13 क्विंटल ओपीएम और कुछ किलो हेरोइन जो लोकली वहाँ पे प्रोसेस होती थी वो हम लोगों ने रिकवर की, जो कि आज तक हेरोइन के रिकवरी का रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। तो ये इसलिए हो पाया कि प्रेस ने वहाँ पर इस चीज़ में हमारे साथ बहुत अच्छा रोल किया। प्रेस जानती थी, काफ़ी हद तक जानती थी कि
कि जो तरीक़े हम अपना रहे हैं वो क्या है। अगर उसको वो लोग लिखने लगते तो वो ख़बर पहुंचती मुल्ज़िम की, उन मुजरिमों की तरफ, और अगर उन तक पहुंचती तो हमारे सारे मंसूबे कामयाब ना हो पाते। तो ये तो एक तरफ हुआ। जब ये इतने बड़े बड़े बस्ट हुए 13.5 क्विंटल वगैरह, तो प्रेस ने बहुत अच्छी कवरेज की। आई मस्ट से कि द मीडिया वाज वेरी काइंड, न सिर्फ बाराबंकी लखनऊ वगैरह में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में उसके बारे में खूब निकला। लेकिन उसके साथ ही साथ एक कोई ऐसी कहानी की किताब निकलती है, सच्ची कहानी, मनोहर कहानियाँ या कुछ ऐसी कहानी की किताब थी जो कि सिर्फ सनसनी पर निर्भर करती है। आप लोगों ने अगर कभी वो रेलवे स्टेशन पे किताब बिकती हुई देखी हो तो एक तो उसका कवर भी ऐसा आकर्षक होता है कि आदमी उठाना चाहता है, और बड़े फटते हुए से बम दिखते हैं उसके ऊपर। लगता है कि हर बात जो उन्होंने लिखी है उसमें बेहद सनसनी छुपी हुई है, तो वो किताबें बिकती हैं। तो उनमें से एक में लिखा गया था कि फ़लाँ फ़लाँ तारीख़ को जब फ़लाँ गांव से अफ़ीम पकड़ी जा रही थी तो एसपी के घर में बहुत ज़्यादा दुख मनाया जा रहा था। और दुख इसलिए मनाया जा रहा था कि एसपी की कमाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया बंद होने जा रहा था। तो भाई आप ये भी तो देख लेते वो पकड़ा किसने था, उसके बाद ये बात करते। तो हाँ, ये एक नेगेटिव तरीका कई बार सनसनीखेज़ खबर देने का हो जाता है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर सही हो जाए और ये बैलेंस सही हो। मैं जानता हूँ टीआरपी इसकी बड़ी वैल्यू है, मैं जानता हूँ कि अगर आप हमेशा पुलिस की तारीफ़ करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर भी आँच आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि बैलेंस बनाकर चला जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए जिम्मेदारी समाज और देश के प्रति है। बहुत अच्छा जवाब दिया। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वंडरफुल आंसर दैट वी गॉट फ्रॉम मिस्टर आलोक लाल। विनीत जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जो आपने कहा था ना कि बाराबंकी के दिनों में और अभी क्या चेंज आया है, एक नई डायमेंशन ऐड हुई है। हम लोग 89 में ज्वाइन किए और 1991 में इलाहाबाद से शुरू करके आए, यहाँ तक आए हैं। पहले एक ज़िले में 10-15 मीडिया वाले होते थे, ठीक है। फिर वो जब इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आई, दूरदर्शन के आगे निकला, जी न्यूज़, सहारा करके दुनिया भर के और बढ़ते गए, तो वो 40-50 हो गया। वहाँ तक भी ठीक था। अब आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मतलब है कि हर आदमी के हाथ में मीडिया है। अब आप लोगों की मोनोपोली भी खत्म, मीडिया की मोनोपोली जो होती। तो हर आदमी के हाथ में मीडिया आने से मेरा चैलेंज बढ़ गया है, ये मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि वो तो लाखों लोग हैं, उनमें से कोई ना कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, और मतलब मीडिया को तो हम रिक्वेस्ट भी कर लें और आदमी पकड़ा भी जाए 10-15 है तो पता चल जाएगा कि आदमी मोटिवेटेड है। अब लाखों लोगों में कौन किस मोटिव से काम कर रहा है, वो हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। यानी कि एक कोई एक्सीडेंट हुआ बाजपुर साइड में, ठीक है, गाड़ी बैक कर रहा था, वो डेथ हो गई, लग गया, मतलब पीछे नहीं देख पाया, तो बॉडी को लेके थाने पे आ गए। बॉडी को लेके थाने पे आ गए, उसमें उसको फेसबुक लाइव कर दिया। फेसबुक लाइव हो रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। तो मेरे तो चैलेंज बढ़ गया ना। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी कि पथराव होगा, आगजनी होगी, लाठीचार्ज की नौबत आएगी। तो ये चेंज आ गया है विद सोशल मीडिया कमिंग इन। जो हाफ ट्रूथ की बात मैं कर रहा था वो बढ़ती जा रही है। हम लोग कई बारी क्या है, काउंटर भी करते हैं, पर कई बारी हम काउंटर करने में भी हमें प्रॉब्लम है, हमें कोर्ट की भी तो चिंता है ना। कोई झूठ फैला रहा है कि पोस्टमार्टम में ये लिखा है, ये लिखा ही नहीं है, किंतु मैं उसको काउंटर करूंगा तो कई बार, ये तो एक एग्जाम्पल है कि कई बार हम कोर्ट की वजह से चीज़ों को बाहर नहीं कर सकते। तो ये मैं कह रहा हूँ कि एक नया चैलेंज सोशल मीडिया ने हमारे लिए पैदा किया है। उसका रास्ता हमने यही निकाला कि काउंटर किया जाए, पुलिस के हैंडल से काउंटर किया जाए, और कभी कभी पुलिस से नहीं पॉसिबल है तो कहीं पब्लिक में जो हमारे फ्रेंडली लोग हैं उनसे करवाया जाए। ये रास्ता निकालते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सोशल मीडिया के साथ और भी चुनौतियाँ आई हैं। शम्स, दोनों ही महाशय ने बात की और एक अल्फाज इस्तेमाल किया, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मुझे लगता है एक बहुत ही संवेदनशील और एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, जिसको शायद मीडिया को और पत्रकारों को भी समझना चाहिए। अगर आप बात करें हमारे देश में जो कुछ ऐसे क्राइम्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में या दशकों में,
चाहे आप सुशांत सिंह राजपूत को ले लीजिए, चाहे आप आरुषि को ले लीजिए, चाहे श्रीदेवी की मौत को ले लीजिए, जिस तरीके से एक इनसेंसिटिव तरीके से शायद बगैर किसी पहलू या सबूत के आपको लगता है कि उसको सेंसेशनलाइज किया गया, ये भी एक तरह से जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पुलिसिंग भी है, उसके खिलाफ एक ज्यादती है। बिल्कुल। आज मैं बिल्कुल चूँकि न्यूज़ चैनल में हूँ या मीडिया में हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत पाक साफ हूँ। बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि आज की जो मीडिया है वो शायद उस तरीके से अपना काम नहीं कर रही। आज तमाशे पे ज़्यादा जोर है। आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठाकर देख लीजिए, वही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, या फिर जो आपने बात की कि किसी भी ऐसे क्राइम को मिर्च मसाला लगाकर, बल्कि एक तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था कि एक रेप केस हुआ। टीवी की प्रॉब्लम ये है विजुअल मीडियम की कि क्राइम सीन बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, वरना हम दिखाएंगे क्या। और जब तक आप पहुंचते हैं क्राइम सीन साफ हो जाता है। तो एक रेप इंसिडेंट हुआ था जिसमें बाकायदा रिक्रिएशन किया गया। अब क्राइम बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इसलिए कि जिसके साथ रेप हुआ उसकी फैमिली भी हो सकता है आपका न्यूज़ देख रही हो। अब उसके साथ ऑलरेडी रेप हो चुका और आप उसको रिक्रिएट करके दोबारा उसका आप एक तरह से रेप कर रहे हैं। तो ये तमाशे की बात से मैं एग्री करता हूँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन टीआरपी की दौड़ ने बहुत कुछ बदल दिया है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन दूसरी चीज़ जो आलोक जी ने भी कहा अभी कि मीडिया में एक चीज़ है, और ये मीडिया है क्यों, सबसे पहले हम लोग को ये बेसिक समझना चाहिए कि किसी की तारीफ करने के लिए नहीं है, बल्कि एक मंत्र है हमारे यहाँ कि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, सिंपल। और बेसिकली क्राइम रिपोर्टर का काम क्या है, किसी की तारीफ नहीं करना। क्राइम रिपोर्टर का ये भी काम नहीं है कि वो उसकी रिपोर्टिंग से सोसाइटी में क्राइम कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो तो पुलिस और बाकी एजेंसियों के पास है। आपका काम क्या है, जो जैसे हुआ वैसे रिपोर्ट करना, बिना मिर्च मसाला लगाए हुए, बिना तमाशा किए हुए। लेकिन इत्तेफाक से जो कहें आजकल शायद नहीं हो रहा, पहले 10 साल पहले तक हुआ करता था। लेकिन अब जो मैंने कहा कि तारीफ करना नहीं है, एक वॉचडॉग की तरह नजर रखना है मीडिया का काम। वो सिर्फ क्राइम रिपोर्टर के लिए नहीं, जो भी जर्नलिस्ट है जो पॉलिटिकल करते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके ऊपर नजर रखना है। क्राइम रिपोर्टर का काम है कि कैसे कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। मैं इसका 2 एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अभी लास्ट वीक एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, बहुत ही फेमस केस है, निठारी केस, आप सब जानते होंगे। 16 बच्चियों के रेप एंड मर्डर के केस के FIR दर्ज हुए। CBI ने नोएडा पुलिस के बाद मामले की जांच की। 2 अक्यूज थे, एक सुरेंद्र कोहली और दूसरा मुनिंदर सिंह पंढेर, जो उस कोठी का मालिक। मुनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे और सुरेंद्र कोहली के खिलाफ 16। 15 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने। उसको उसने चैलेंज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 15 के 15 मामलों में सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया गया। अब 16 केस में से एक ही केस बचा है, वो सुप्रीम कोर्ट में, वो भी लाइफ इम्प्रिजमेंट है, यानी उम्र कैद। तो अभी आप अंदाजा लगाएं कि 16 केस, उसमें 15 में बरी और अब एक बचा है, वो भी उम्र कैद। तो शायद अब सुप्रीम कोर्ट का अल्लाह जाने क्या होना है। मुनिंदर सिंह पटेल 6 केस थे, 3 केस तो CBI कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए, 3 बचा, 3 में लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए, तीनों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुनिंदर सिंह पंढेर को भी बरी कर दिया। अब याद कीजिए वो टाइम 2006 था शायद, जब निठारी कांड हुआ। पूरा देश, पूरी मीडिया एक कोठी के अंदर 16 बच्चे और छोटे छोटे बच्चे 12-8 साल के, और लग रहा था कि पता नहीं इनको कल ही फांसी पे चढ़ा दो। अब ऐसे सेंसिटिव केस की अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आप जजमेंट पढ़ें तो फिर क्या करेंगे आप सवाल उठाएंगे। जजमेंट में यह है, बेसिक चीज है कि एक सुरेंद्र कोहली ने CRPC 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया। अब 164 के तहत बयान दर्ज करना और पुलिस कस्टडी में बयान देना दोनों अलग चीज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये बयान में कोहली कह रहा है कि हाँ मैंने मारा, मैंने बच्चों को पकाया, उनको खाया, ठीक है जी, ये CD है। CD में तो आप एडिट भी कर सकते हैं, या हम लोग टीवी में काम करते हैं, हम जानते हैं हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी लोग एडिट कर देते हैं। तो CBI के वकील ने कहा नहीं नहीं ये तो रियल है। तो उसने कहा ठीक है, जो आपने उसका रिकॉर्ड किया था इंटरव्यू मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसमें कोहली का है कि मर्जी से उसने इंटरव्यू दिया, उसका सिग्नेचर, और जिस मजिस्ट्रेट ने साइन किया उसका सिग्नेचर पेपर दीजिए, साइन ही नहीं था। अब ये कितनी बड़ी लापरवाही है। चलिए ये लापरवाही भी कम है। उसने कहा ये एडिटेड नहीं है, उसने कहा नहीं, CBI के वकील ने।
तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ओके आप मुझे वो मेमोरी चिप दीजिए जिस कैमरे में इसका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था, ताकि हमें पता चल जाए उसमें रॉ फुटेज है। सीबीआई के वकील और सीबीआई में हड़कंप मच गया, वो मेमोरी चिप कहाँ आज तक किसी को पता नहीं। तो बोला यार जब ऐसा है तो फिर इसमें तो कहानियां ही कहानियां हैं, ना कोई विटनेस है ना कुछ और है, तो आप कैसे इसको फांसी पे टांग देंगे। तो अंदाजा ये देखिए कि आप 15 मामलों में कोली भरी और 6 के 6 मामले में पंडेर तो बाहर भी आ गया, आप चंडीगढ़ में पहुंच गया है। उस केस का क्या जो 16 बच्चे मारे गए। तो अब ऐसे में मीडिया अगर उंगली उठाती है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पे, तो ये जेन्युइन है, लोगों को जानने का हक है कि जजमेंट में क्या क्या कहा गया। ये तो सिंपल केस है, आरुषि केस को ले लीजिए आप, इसी गाजियाबाद की कोर्ट ने यही सीबीआई ने जांच की और सीबीआई ने तो पहले कह दिया क्लोजर रिपोर्ट, कोई एविडेंस नहीं है कि आरुषि या हेमराज को किसने मारा, कहानियां हैं सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा नहीं आप ये क्लोजर रिपोर्ट मत दीजिए, इसी को चार्जशीट बना दीजिए। सीबीआई ने चार्जशीट बना दी। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया, आरुषि के माँ बाप नुपुर और डॉक्टर राजेश तलवार को लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सजा दी। दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया, कहा आपके पास सिर्फ कहानियां हैं सबूत नहीं है। अब वो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई है, उसको भी गए हुए 8-10 साल तो हो गए। आरुषि और हेमराज का कातिल कौन है आज 2008 से लेकर कितने 15 साल हो गए, हमें नहीं मालूम। निठारी का हाल हमने देख लिया। अभी आपने जिक्र किया सुशांत सिंह राजपूत 2020, 3 महीने तक मैं खुद मुंबई में पड़ा हुआ था। उस वक्त एक तमाशा चल रहा था कि सुसाइड है कि मर्डर है, सुसाइड है कि मर्डर है। सीबीआई की टीम पहुंचती है और ये जब सीबीआई और ये सारी टीम जो पहुंचती है दिल्ली से मुंबई गई, इतना तामझाम, 6-6, 7-7 गाड़ियाँ, ये सब खर्चा सरकारी नहीं होता, ये आम लोगों के टैक्स के पैसे होते हैं, है ना। वहाँ पे सुबह से वो निकलते, एक एक करके बुलाते, एक तरह से परेड चल रहा था कि लोगों को बुला के पूछताछ, और हम सब वहीं खड़े हुए उसका हिस्सा है उस तमाशे का। आज 2023 है, 3 साल हो गए भाई, इतना तो बता दो कि सुसाइड था कि मर्डर था। इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली, तुम्हारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, जांच की सारी हो गई, विटनेस सारे हो गए, कुछ नहीं। तो अब ऐसे में सवाल आदमी ना उठाए तो क्या करे। इसलिए ये जरूरी है कि मीडिया एक वॉचडॉग की भूमिका। बिल्कुल ठीक है, आपने एक वॉच डॉग है। और अशोक कुमार जी, आपने ही एक अभी टिप्पणी की थी कि मीडिया का शायद जो दबदबा है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रहा है। मीडिया को एक चौथा स्तंभ माना जाता है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, पर शायद अब वो कहीं ना कहीं घुल मिल के सोशल मीडिया भी एक स्तंभ का हिस्सा बनता जा रहा है। आप ही के सवाल से, आपकी बात से एक सवाल मैं निकालना चाहूँगा कि आपको लगता है कि अगर सोशल मीडिया किसी हद तक मीडिया को रिप्लेस करता है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को, तो ये जो प्रॉब्लम है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की, पत्रकारिता की, ये बढ़ेगी या फिर कम होगी? देखिए हर कोई सिटीजन जर्नलिस्ट बन जाएगा फिर, ठीक है। जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे, किसी के 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो अगर एक टिप्पणी कर देता है किसी केस के ऊपर या आपकी फाइंडिंग के ऊपर या किसी ऑनगोइंग केस के ऊपर, तब जो ग्रेविटी है वो उसकी बात पर ज्यादा दी जाएगी। देखिए विनीत जी, इसमें अगर का तो सवाल ही नहीं बचा है। वो तो ऑलरेडी रिप्लेस तो आधा कर ही चुका है। अब देखिए रात को कितने लोग टीवी देख रहे हैं, पहले तो हर 24 घंटे टीवी देखा जाता था, तो वो तो लाइव तो बहुत कुछ सोशल मीडिया पे आ ही चुका है। अब उसमें यूट्यूबर भी पैदा हो गए हैं। केदारनाथ जी में 1000 कहानियाँ, अलग अलग तरह के स्टंटबाजी, क्योंकि उनके यूट्यूब उतना ही चलेगा जितना ज़्यादा वो उसमें ड्रामे पैदा करेगा, जैसे उनका तमाशा पैदा करेगा। तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है। अब ये है कि उसको रिस्पॉन्सिबल कौन बनाए, और जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसका फ्यूचर क्या हो। ट्रेडिशनल मीडिया तो इसलिए उस पर आ गए ना, आप देखो हल्ला मचा रहता है, बस इतना हल्ला मचा रहता है कि आदमी परेशान होकर बंद कर देता है चैनल को, क्योंकि उसके बिना उनके पास टीआरपी नहीं है। तो न्यूज तो जब अखबार था, जो मैंने 30 साल पुरानी बात की, तो न्यूज जो है एक दिन में एक बार आती थी। सुबह सुबह हर आदमी अखबार का इंतजार करता था। जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, डीडी न्यूज वगैरह आया, तो हर घंटे न्यूज आने लग गई, है ना। और सोशल मीडिया में तो हर मिनट न्यूज है, सीधा लाइव हो रहा है, उसी टाइम न्यूज ट्वीट हो गया कि देखो ये ऐसा हो रहा है।
तो वो जो है, इसलिए उसने मीडिया के स्टाइल ने, हर चीज़ ने चेंज तो होना ही है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, पर वो जैसा मैंने कहा, मैंने एक नेगेटिव इम्पैक्ट की बात की थी कि मेरे लिए वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे ही जो ट्रेडिशनल मीडिया है या जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो उस चैलेंज को कैसे पार पाता है, ये एक चिंतन और मंथन का विषय है। आलोक जी, आपकी क्या राय है इस पर कि सोशल मीडिया पर जो बातचीत हो रही है और एक जो मीडिया का ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया जा रहा है, वो भी एक वजह बन सकती है चिंता की, जहाँ तक बात होती है लॉ एंड ऑर्डर की, जहाँ तक बात होती है सेंसिटाइजेशन की। पर मैं ये भी मानता हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट माई सेल्फ, कि सोशल मीडिया पे कौन क्या कह रहा है उसको भी तवज्जो देना चाहिए। अगर कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी किसी क्राइम को लेकर टिप्पणी कर रहा है, विज़िवी कोई ऐसा शख्स जो कानून से रिलेटेड है और वो टिप्पणी कर रहा है, दोनों की बात के वजन में फर्क होगा। जाहिर है फ़र्क होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि पुलिस को अपना काम ट्रांसपेरेंटली करना ज़रूरी है, और जहाँ ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है वहाँ पर सवालात बहुत सारे उठते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि पुलिस थाने की दीवारें कांच की नहीं बन सकती हैं। पुलिस थाने की दीवारें कांच की नहीं बन सकती शम्स, क्योंकि जो कुछ पुलिस कर रही है वो सब पब्लिक के सामने नहीं आना चाहिए। ये इसके इंटरेस्ट में है कि लोगों को जस्टिस मिले। जैसे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है, उसके हर कदम पे आम जनता को खबर दी जाए कि अब क्या हो रहा है और अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं किया जा सकता, करना नहीं चाहिए। तो फिर जैसा कि बात हो रही थी कि सेंसेशनल क्राइम्स की रिपोर्टिंग जो होती है उसमें बहुत सारी कल्पना का इस्तेमाल किया जाता है। आपने 2-3 नाम लिए, मैं समझता हूँ इनमें से जो वो एक्टर थे ना, सुशांत सिंह राजपूत, उनकी आत्महत्या होगी जहाँ तक लगता है। आत्महत्या को लेकर जो पब्लिक के सामने, इफ़ यू अलाउ मी टू यूज़ दिस वर्ड, जो मीडिया का नंगा नाच हुआ वो अच्छा नहीं था। अब मानेंगे शायद इस बात को। बिल्कुल। इस कदर उसमें लोगों को उछाला गया है जिनके बारे में कुछ साबित नहीं था। इसको मीडिया ट्रायल कहा जाता है, जिसकी वजह से कुछ बेकसूर लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद हुई। बिल्कुल, बहुत बर्बाद हो जाती हैं। वो तो उसने, लड़की ने बहुत, मैं कहता हूँ बड़ी हिम्मत की बात की कि वो खुद उसने वो काम नहीं किया जो सुशांत सिंह राजपूत ने कर लिया अपने साथ। क्योंकि इस तरह से मीडिया एक लड़की के पीछे पड़ गया जो कि वेल नोन लड़की थी, जो कि एक्ट्रेस है, और वो आज भी अगर खड़ी है और लोगों के सामने है और लड़कर खड़ी हुई है तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। तो यहाँ मीडिया अपने रोल में बहुत कुछ विफल रहा मेरी राय में। जहाँ सोशल मीडिया की बात आती है, अब उसी सोशल मीडिया ने क्या कहाँ से पिकअप की स्टोरीज और कहाँ से वो बहुत ही घटिया कमेंट्स सोशल मीडिया पे आने लग जाते हैं किसी के बारे में। मैं सिर्फ उस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ किसी एक रिपोर्ट को लेकर हज़ारों लोग फिर उस पर एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। ये जो आम चेयर क्रिटिक्स होते हैं, पुलिस के भी क्रिटिसिज्म, हमारी क्रिकेट टीम का भी क्रिटिसिज्म वही करते हैं। वो इससे ज़्यादा स्ट्रेट ड्राइव कैसे खेलना चाहिए ये कोहली से ज़्यादा हमारा वो क्रिटिक जानता है। तो इसी तरह से पुलिस को क्या करना चाहिए ये भी आम ये वाले क्रिटिक्स ज़्यादा जानते हैं। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा है। बहुत अच्छा भी है कि इतनी पब्लिक की आंखें हम लोगों पर हैं। हम लोग गलत करेंगे तो कोई ना कोई उंगली हमारी तरफ उठाएगा जो हम डिज़र्व करते हैं। लेकिन जो जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया का, वो बड़ा तकलीफ़ दे रहा है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल न सिर्फ क्राइम रिपोर्टिंग के सिलसिले से हो रहा है, वो हमारे देश की हालात को काफ़ी ख़राब करने में भी लगा हुआ है। पता नहीं आप मेरी बात का इशारा समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसका कोई तरीक़ा कंट्रोल करने का नहीं हुआ तो देश के लिए बड़ा घातक है। मैं यहाँ जो आपने कहा अभी सर, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर जो मीडिया में जो हुआ, वाकई मेरे अपने मतलब
करियर में क्राइम रिपोर्टिंग के मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा जो सुशांत सिंह राजपूत का केस था। उसकी वजह यह है कि खुद ये बहुत कम लोगों को शायद बाहर मालूम हो, मीडिया के ही पोल खोल देता हूँ, जितने भी आप बड़े बड़े चैनल हैं ना, न्यूज़ चैनल, उन सभी के अंदर दो लॉबी बन गई थी। एक रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर बिल्कुल अलग थे, और जितने भी एडिटर्स थे या फिर एंकर थे हर चैनल के, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा लेकिन सारे चैनल आप मान लीजिए, तो उसमें यह हुआ कि लॉबी ये बनी कि जो एंकर और एडिटर थे वो सब इस बात पे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। और जितने क्राइम रिपोर्टर थे, एक भी ऐसा नहीं, मैं चूंकि हम लोग सारे 3 महीना एक साथ रहे, मुंबई के क्राइम रिपोर्टर, दिल्ली के क्राइम रिपोर्टर, और जो चूंकि क्राइम रिपोर्टर को एक एडवांटेज है कि जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम उनके करीब होते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जैसे अगर उत्तराखंड में कुछ होगा तो अशोक जी धीरे से बता सकते हैं, भरोसा हो तो हमें सब कुछ पता था। इवन फॉरेंसिक टीम जो वहां पे गई, जो उन्होंने जो डमी ट्रायल किया उस घर में जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, वो डमी ट्रायल के दिन ही, जिस दिन ये सीबीआई की टीम पहुंची थी, शायद 18 या 17 अगस्त था वो तारीख 2020, और उसका नेक्स्ट डे डमी ट्रायल था। और डमी ट्रायल करके वो निकले और रात को ही उन्होंने बताया कि हाँ ये सुसाइड कर सकता है। उस पर बड़े सारे सवाल उठ रहे थे कि एक फेब इंडिया के कुर्ते से एक 70-80 किलो का कोई शख्स नहीं झूल सकता, जबकि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। पतली सी रस्सी से भी कोई आदमी सुसाइड कर सकता है, बल्कि बैठ के भी सुसाइड कर सकता है, लेट के भी सुसाइड कर सकता है। लेकिन लोग कहते हैं पैर टच कर रहा सुसाइड नहीं हो सकता। लेकिन उस दिन ये हुआ था कि मीडिया के 2 हिस्से हो गए थे और हर चैनल में, तो इसीलिए जो एंकर थे और जो एडिटर्स थे वो चले गए मर्डर की तरफ, जो हार्डकोर क्राइम रिपोर्टर थे वो चले गए सुसाइड की तरफ, जो कि मेरी नज़र में सही था। और अगर ये ना होता तो आज 3 साल तक सीबीआई इसको दबा कर नहीं बैठती, खोल कर बता देती। लेकिन पता नहीं क्या उनका मकसद है कि अभी तक दबा कर रखे हुए हैं। वरना मेरी नज़र में अगर मैंने जितना देखा है 100% सुशांत सिंह राजपूत वाला केस एक सुसाइड केस था। एक विनीत जी, में इनके पिछली बार का एक कमेंट था, जो सवाल उठाने की आपने बात की थी, जो लोग छूट गए क्रिमिनल्स, उस पे मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों को, इंटेलेक्चुअल्स यहाँ बैठे हैं, बस इतना बताना चाहता हूँ कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4-5 पिलर्स हैं। पुलिस उनमें से एक है, मेजर पिलर है पुलिस, किंतु जेल भी दूसरा पिलर है, प्रोसिक्यूशन भी एक पिलर है, जुडिशरी भी एक पिलर है। ये सब मिल करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनता है देश का। पुलिस पे सवाल उठाना बहुत आसान है, सजा दिलाने में जेल नहीं है ना सर, मुझे पुलिस और प्रोसिक्यूशन है। मुझे बात पूरी करने दीजिए। पुलिस पे सवाल उठाना बहुत आसान है, वो इजी टारगेट है, मतलब सवाल उठाना इजी है, आप भी जानते हो। किंतु एक पिलर ऐसा है जिस पर न आप सवाल उठा सकते हो न मैं उठा सकता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नहीं, उस पर भी सवाल उठता है सर, ऐसा नहीं है, उठता है। बहुत मुश्किल है आप नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सर, जुडिशरी की बात हो रही है, जुडिशरी पे भी सवाल उठता है। और अगर देखिए जुडिशरी पे सवाल उठाना कोई ये नहीं कि हम अदालत की तौहीन कर रहे हैं या मानना है। क्यों? अगर ऐसा होता तो हमारे देश में 3 अदालतें नहीं होती, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। क्यों? इसीलिए कि अगर लोअर कोर्ट के आप फैसले से संतुष्ट नहीं तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से भी आपको लगता है गलत फैसला है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अगर आप किसी कोर्ट के फैसले से ऊपरी के कोर्ट में जा रहे हैं तो आप मानकर चल रहे हैं कि इसने गलत फैसला दिया। तो अगर मैं गलत को गलत कह रहा हूं तो ये फिर अदालत की अवमानना हो ही नहीं सकती, जुडिशरी। लेकिन हाँ, इससे आगे कुछ नहीं कह सकता, फिर मुश्किल हो जाएगी। चलिए अब समय भी हो चुका है। एक बात जरा सी मैं इसे जी कहना चाहूँगा। देखिए, जितना पुलिस को एक्सपोज करने में मज़ा आता है, इसको किसी को नहीं आता। तो जो फेवरेट विपिंग बॉय वो हम दोनों बीच में बैठे हैं आप लोगों के लिए। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि पुलिस वाला सड़क पर नज़र आता है, वो वर्दी पहन के अपना काम करता है। कुछ और लोग जो उसी समाज की सेवा कर रहे हैं, सरकार के मुलाजिम हैं, इसलिए वो पब्लिक सर्वेंट है, वो क्या कर रहे हैं उसका पता भी नहीं चलता। और अगर आप वो बता भी देंगे तो पढ़ने में किसको इंटरेस्ट है। नहीं सर, एक चीज़ में मैं पुलिस की दिल से सैल्यूट करता हूं, और मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, और मैं जानता हूं क्योंकि मेरे पुलिस वाले बहुत सारे दोस्त हैं, उनका कोई भी त्यौहार हो, फंक्शन हो, हर दिन चाहे गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, ठंड हो, सड़क पर जब वो ड्यूटी दे रहे होते हैं ना सर, जिस वक्त और जिस हालत में दे रहे होते हैं,
मुझे लगता है कोई पत्थर दिल ही होगा जिसका दिल नहीं पसीजता होगा। तो इस काम के लिए वाकई पुलिस वालों को सैल्यूट है। चलिए अपनी बातचीत खत्म करते हैं और एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा मैं। ऑडियंस के पास भी आएंगे हम, पर फ्रॉम द पुलिसमैन, एज अ पत्रकार मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अशोक जी आपसे पहले। लोग अक्सर ये कहते हैं नीति को लेके, रिफॉर्म्स को लेके, कि पुलिस में रिफॉर्म्स होने चाहिए। क्या पुलिस को ये लगना चाहिए कि शायद पत्रकारिता में भी रिफॉर्म्स होने चाहिए? देखिए, रिफॉर्म्स का स्कोप तो हमेशा बना रहता है, पर जब मुद्दा उठता है तो पुलिस में रिफॉर्म्स का उठता है। पत्रकारिता में रिफॉर्म्स का मुद्दा मैंने आज तक नहीं सुना है, ना ही मैं इस डिबेट का कभी हिस्सा हुआ हूं। दुनिया में परफेक्ट तो कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। हमारी सभ्यता बहुत ग्रैंड थी, बहुत महान थी, अभी धीरे धीरे खोज भी रहे हैं दोबारा से, परंतु फिर भी हमेशा कुछ न कुछ तो नया करने को बचा ही रहता है। तो पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है, पर वो पूरे क्यों नहीं हो पाते वो आप भी जानते हैं। पुलिस इतनी बड़ी पावर है, उसे आसानी से कौन जाने देगा अपने हाथ से। बिल्कुल ठीक है। इसलिए पुलिस रिफॉर्म्स पूरे नहीं हो पाते। सर आपकी क्या टिप्पणी है? they say कि that if you want to test someone's character, give them power. Do you think that the media ends up misusing its power? मैं आपसे 100% से भी ज़्यादा सहमत हूँ कि दोनों जगह रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन एक जगह रिफॉर्म्स करने के लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, दूसरी जगह रिफॉर्म्स करने के लिए आत्मचिंतन की ज़रूरत है। बहुत बड़ी बात करी आपने। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। मेरे ख्याल से दूसरी जगह रिफॉर्म करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है। चलिए, वी हैव फिनिश्ड दिस। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वी गॉट सम ग्रेट आंसर्स। बहुत अच्छे जवाब निकले, बहुत पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ। नाउ आई एम गोना रिक्वेस्ट पीपल फ्रॉम द ऑडियंस, किसी के अगर कोई सवाल है तो प्लीज अपने हाथ खड़े कीजिए और बताइए आप किससे क्या पूछना चाहते हैं। मैडम पूजा, प्लीज पास द माइक। Thank you, sir. Fab session. My question is actually twofold because I would like an answer from the cops as well as from the media. How much pressure are you under from the politicians and senior leadership of India, especially when it comes to crime cases against them, HNIs, VIPs, etc.? And you are under pressure, that is a given. But how much do you really listen to the cop side as well as the media side? शम्स, मैं ये कहूं कि कोई प्रेशर नहीं होता है तो बिल्कुल झूठ बोलूंगा। होता है और ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। दूसरा मेरा मानना है कि जो बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें ये भी आप उसको पूरी तरह से आप छुपा नहीं सकते। बड़े बड़े इस देश में मर्डर हुए या रेप के केसेस हुए जिसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, तो आप उससे आंखें बंद नहीं कर सकते, लोगों को पता चल चुका है। हाँ, अब उसको आप कैसे डायरेक्शन देंगे, आप उसको कैसे मोड़ेंगे केस को, ये सारा खेल भी होता है। और मतलब मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। सच्ची? बिल्कुल, मैं कोई But छुपाता there नहीं has इस to be मामले some, में। because we never, as citizens of India, we never, I feel, get the actual true story that goes on between the media and the police or the CBI. Judiciary को तो छोड़ो, मैं तो उसके बारे में पूछूंगी भी नहीं, because that's another story, especially with this Nithari thing that happened. So judiciary में, like you rightly said, if you start talking, I will probably be in jail and will need to call DGP, sir, help me. But besides that, I feel that there is a lot of pressure because we do not get the real truth or story out. नहीं, यहाँ पे दो चीजें हैं। देखिए, मैंने ये कहा कि जो ट्रूथ और रियल की आप बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप सच को छुपा रहे हो। सच छुपाना और सच दबाना दोनों एक ही तरह का क्राइम है। आप क्या होता है कि एक स्टोरी को आप दिन भर में 10 बार चला रहे हो, हेडलाइंस ले रहे हो, और एक स्टोरी को आप कहीं नीचे चला रहे हो या अखबार में तो छोटा सा दिखा रहे हो, अंदर के पेज पे हेडलाइंस भी छोटी है, तो ये भी एक सच छुपाना। आप लेकिन वो सच नहीं छुपा रहे कि ये इंसिडेंट नहीं हुआ, ये हुआ, ये रेप हुआ है, इसमें एक नेता का बेटा इन्वॉल्व है, वो आप कर रहे हो, लेकिन जिस प्रॉपर ढंग से उसको स्पेस मिलना चाहिए था आपको, अगर उसमें मतलब प्रेशर है आप पे, तो ये होगा कि अच्छा ठीक है यार 10 हेडलाइंस है, 2 में बस करके खत्म कर दो यार, लेट नाइट चला दो, थोड़ा मतलब हल्का हाथ रख लो, अगर आम लफ्जों में कहें तो ऐसा होता है। लेकिन आप उससे पूरी तरह, आप उसको फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते कि ये बेकसूर है या उसने किया, वो आप करेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए कि क्राइम रिपोर्टिंग की खूबसूरती है कि आज आप झूठ और छुपा सकते हो, लेकिन एक दिन सच आएगा, क्योंकि जो विक्टिम है उसकी तरफ से भी सच्चाई आएगी, जब कोर्ट में मामला जाएगा वहां भी सच्चाई आएगी, तो आप कहां कहां तक छुपाएंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बेकसूर है और 6 महीने के बाद कोर्ट का फैसला आया
तो जो जर्नल जिस क्राइम रिपोर्टर ने ये स्टोरी की है सबसे पहले तो उसकी भत पिटेगी, उसके बाद कोई उसकी स्टोरी पे बिलीव नहीं करेगा। एक क्राइम जर्नलिस्ट के लिए करियर में सबसे मुश्किल काम है अपना इमेज बनाना। अगर एक बार उसकी इमेज खराब हो गई, यार ये जब भी आता है झूठ बोलता है, फिर आप जिंदगी में अपनी इमेज दोबारा नहीं बना सकते। तो आप स्टोरी के साथ जो बताया ना, मैं आपके एडिटोरियल वो उसको कम कर सकता है, टोन डाउन, लेकिन हाँ आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। थैंक यू। एंड फ्रॉम द कॉप साइड, I'll be lying if I say that the police doesn't work under pressure of the political leadership. It can be called pressure of the wrong kind. It can also be pressure of the right kind. The first kind is when कुछ गलत काम करने के लिए आप पर दबाव है, उसमें उस पर्टिकुलर कॉप की काबिलियत सामने आ जाती है। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि अगर सही बात पॉलिटिकल लीडरशिप तक पहुंचाई जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या सही है क्या गलत है, उस लॉ के मुताबिक क्रिमिनल प्रोसीजर के मुताबिक क्या सही है क्या गलत है, तो कई बार मामला सुलझ जाता है। Unless the politician has a very strong stake in that case. Sometimes it is so. At many times it is not so. जो दूसरा प्रेशर है वो कई बार अच्छा होता है कि पुलिस वाले को अच्छा काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हटा दिया जाएगा या कोई एक्शन ले लिया जाएगा। तो वो एक अच्छा प्रेशर है, वो सभी के लिए अच्छा है। थैंक यू सर, डिप्लोमेटिक आंसर बट थैंक यू। जो लाल सर ने कहा है वो काफ़ी कुछ सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया है। पहला पॉइंट ये है कि वी आर ए डेमोक्रेसी, वी हैव टू रियलाइज दैट। मतलब हम एक सिस्टम में काम कर रहे हैं और हमारे देश का सिस्टम डेमोक्रेसी। तो ये सोचना कि पॉलिटिशियन का कोई रोल नहीं है वो गलत है। उनका रोल है डेमोक्रेसी में, जनप्रतिनिधि का, चुने हुए इलेक्टेड प्रतिनिधि का एक रोल है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई भूमिका है वो, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा जो सर ने कहा कि कभी कभी वो सही काम के लिए भी प्रेशर बनाते हैं, इसका मतलब पुलिस वाले या दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन गलती कर रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं जन भावनाओं को बता रहे होते हैं। वो पार्ट को मूवीज हाईलाइट नहीं करती बट वो भी सच है। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। मान लिया मैंने 100 केस आए मेरे सामने, यूपी के हरिद्वार, शाहजहानपुर, रामपुर, मैनपुरी, मथुरा, इलाहाबाद मैंने काम किया। इलाहाबाद को छोड़ के जहाँ रोज के 300 आते थे, इन बाकी जिलों में रोज के 100 आदमी मेरे से समझ लो कंप्लेंट लेके आते मिलते थे। 100 में से ये मान लीजिए कि 95 में तो कोई वो नहीं आएगा, इंटरफ्रेंस नहीं आएगी, वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। 5 बच गए तो किसी 5 में किसी कोई रेफरेंस आया आपके पास और उसमें से 3 सही थे, मैंने 3 कर दिए, 2 नहीं गलत थे, बता दिया उनको कि नहीं होने लायक, तो 95% पॉलिटिशियन उसको ठीक मानते हैं, आपका कैरियर चलता रहता है। सिर्फ 1% टाइम ऐसा होता है जो मामला फंसता है, जो सर ने कहा कि जहाँ उनके एक्सट्रीम साइड के इंटरेस्ट होते हैं, तो वो फिर ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेता है, वो कैसे उस पर रिएक्ट करता है। All right. Next question, please. Sir in the pink jacket right here. Please pass him the mic. Of course, we'll come to the kids also. So one question per person allowed only, please. Yeah. मैं देख रहा हूँ कि सर भी आईआईटी से, अगली बार एक किड्स बच्चे को जरूर देना। Sir, please use the mic. Please use the mic, sir. जी, एक मैराथन कराया था सर ने, जी, तो उसमें कोविड टाइम था। कोविड टाइम में तो पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, तो जो अच्छे काम है उन्हें भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तराखंड पुलिस के फेसबुक को फॉलो कीजिए। पहले 40,000 से अभी तक 3 लाख तक ही पहुंचा है, इसे हमें 10 लाख पहुंचाना है। और हर वुमेन्स को और इनको जो है उत्तराखंड पुलिस का ऐप डाउनलोड करना है, उसके यूजेस देखिए सोशल मीडिया में, कहीं आप पे क्राइम को हमें रोकना है। तो जब तक सिटीजन आगे नहीं आएंगे, तो वो जो मैराथन था, तो मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊं, तो मैंने अपने थाना बसंत विहार, बल्ली वाला चौक से मैंने थाना बसंत विहार तक गया, मैं दौड़ता हुआ इस एज में, और वापस आया 3 साल पहले। So, mic मेरा ले ये लीजिए, है कि mic हमें ले लीजिए। जेल भी विजिट कराना है स्टूडेंट्स को, और एक पाठ्यक्रम अगर स्कूलों में, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के अंदर 16 से 18 साल के बीच में अगर कोई बच्चा हेनोनियस क्राइम कर देता है, तो अभी जो जे एक्ट आया है उसमें उसको फांसी नहीं होगी, लेकिन जो हेनोनियस क्राइम जब निर्भया केस में हुआ
उसके बाद एक ये जुवेनाइल पुलिस यूनिट बना, तो स्कूल के पाठ्यक्रम में ये क्यों नहीं? जब जैसे हम सिंगापुर जाते हैं तो वहां पर तो कंपलसरी है आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना, तो ऐसा हमें सिटीजन्स को साथ में मिलकर चलना पड़ेगा, तभी हमें क्राइम कंट्रोल होगा। थैंक यू। ओके सर, ये टिप्पणी थी, सवाल नहीं था, बट आई वुड रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड, स्टूडेंट्स, व्हाट्स योर नेम? I'm Shashwat Ranjan from Vallum Boys School. Okay, ask your question, please. Yes. My question is to Mr. Khan. Sir, you've been a journalist for a long time and must have worked under pressures where there was a lot of political issue being a part of the thing. So what do you think can be some provisions put in place to avoid such situations and protect the sanctity of media? प्रोविजन कुछ नहीं है यार, सिंपल सी है, आपके पास चॉइस है लाइफ में, आपको करना क्या है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे शायद जर्नलिज्म छोड़ दूं, क्राइम रिपोर्टर, तो मुझे कोई प्यून की भी नौकरी नहीं देता, तो वहाँ आना तो मुझे बेस्ट देना। अब मुझे मालूम है कि प्रेशर बहुत है क्राइम रिपोर्टिंग में, खासतौर पर अब जब इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि इनके ऊपर प्रेशर है, तो मैं तो बहुत छोटा सा इंसान तो आता है। दिल्ली के 2-3 बहुत हाई प्रोफाइल केस थे, एक पता नहीं नीरज कुमार जी यहाँ बैठे हुए हैं, एक लाल कृष्ण आडवाणी जी की के एक शायद तुगलक रोड थाने में मामला FIR दर्ज हुई थी लंदन से, तो वो एक केस था जिसके ऊपर ये हुआ कि नहीं, वो FIR तो दर्ज हो गई है, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है तो खबर तो चलाएंगे, लेकिन आया कि नहीं यार इसको थोड़ा, तब उस स्टोरी तो चलानी है क्योंकि आपको अपने ईमान को तो बेचना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्या होता है ना कि आपको जब प्रेशर ज़्यादा आता है तो आपका भी काम हो जाए और बॉस की भी ईगो हट ना करे, तो वो बीच का रास्ता निकालना होता है। लेकिन आप पूरी तरह से अगर बिक गए या फिर आपने कहा कि नहीं इस स्टोरी को छोड़ दो क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर जर्नलिज्म नहीं करें, आप कोई दुकान खोल लें, कुछ और काम कर लें। तो ऊपर वाले का शुक्र मेरे साथ ये है कि मैं जिस ग्रुप में काम करता हूँ, अभी तक क्राइम की किसी भी एक स्टोरीज को लेकर कि ये स्टोरी है इसको आप छोड़ दो या इसके हेडलाइन बदल दो या फिर शो के नाम बदल दो, आज तक नहीं हुआ। और मुझे 23वां साल है आज तक में, 23 ईयर्स हो गए। मैं हर दिन इंतज़ार करता हूँ कि एक बार कोई ऐसा कहे और शायद उसी दिन छोड़ के चला जाऊँ, और हर दिन इंतज़ार करता हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा दिन आया नहीं। Thank you, sir. Okay, all right. Student next to him. My name is Shadan Sharma. I'm an assistant professor, public policy and administration at Devbhoomi Uttarakhand University. Sir, my question is simple. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया इम्पैक्ट के बारे में, पर पुलिस में जो अभी भी है वो कोई एक्सपर्ट नहीं रिक्रूट किए जाते हैं सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए। इसके रिलेटेड क्या फ्यूचर पॉलिसीज है? बिकॉज हमारे सामने ऑनरेबल DGP सर है, सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए एज अ 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या पॉलिसीज है गवर्नमेंट के पास, और एज अ DGP? जो आपने कहा कि एक्सपर्ट रिक्रूट नहीं किए जाते, वो सोशल मीडिया ही नहीं, बाकी और भी बहुत सारे टेक्निकल काम है हमारे। yes, ठीक है, जैसे yes, साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, yes, उसके लिए मुझे रियल में एक्सपर्ट्स की जरूरत है। yes, बट पुलिस में पोस्ट नई पोस्ट क्रिएट कराना yes, इज नॉट एन इजी जॉब। yes, रीजन बीइंग कि जब एक नई पोस्ट क्रिएट होती है ना, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ता है, yes, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग फिर के आ गए, फिर उनके पेंशन है, बहुत सारी और सारी चीज़ें, तो इट डिपेंड्स। कई बारी लगता है बहुत ज़रूरी है, ये मतलब अकेला मेरा डिसीजन नहीं है, मतलब पूरे फाइनेंस, कार्मिक और गवर्नमेंट पूरी इन्वॉल्व होती है। तो कुछ स्टेट्स ने, मैं बता रहा हूँ, मतलब सोशल मीडिया से ज़्यादा बड़ी ज़रूरत इस टाइम साइबर क्राइम था, तो वो भी अभी मुश्किल से 2-1 स्टेट में क्रिएट हुआ है। पंजाब में हुआ है, शायद तेलंगाना या केरला में हुआ है। बाकी कहते हैं आप अपने में से रिसोर्स रेज कर लो, अपने लोगों को ट्रेन कर लो एंड वी डू इट। ऐसा नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है सब इंस्पेक्टर इज वेरी वेरी एफिशिएंट। इसी तरह से साइबर कॉप आपने सुना होगा, अंकुश मिश्रा है हमारा, वो पूरे देश का बेस्ट साइबर कॉप है ऑलमोस्ट। तो टाइम लगता है। So one more question. Okay, no, only one question, please. But it was a good question. Sit down, please. Only one question. Thank you Sorry. so much. One There to are too one many question, people. There are too many people, but it was a good question. Please, a round of applause for his question, please. हेलो शम सर, मैं आपकी स्टोरी सुनता हूँ। Go on. मेरा क्वेश्चन शम सर से है। जैसे आप मुलजिम और मुजरिम दोनों से आपका राब्ता पड़ता रहता है, तो मतलब थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि मतलब उनके माइंड में क्या चलता है, क्या वो हीट ऑफ द मूवमेंट में क्राइम हो जाता है, या वो
ऑर्गेनाइज्ड होता है पहले से। और दूसरा ये कि जब क्राइम हो गया तो जो वन टाइम ऑफेंडर है क्या वो रिग्रेटफुल फील करता है, या जो हार्डकोर क्रिमिनल है जो बार बार इसको रेगुलरली जो क्राइम कर रहा है वो भी रिग्रेटफुल फील करता है, या वो अपने फेम को एंजॉय करता है जब उसकी न्यूज़ पब्लिश होगी? बड़ा टफ क्वेश्चन इसलिए है कि ये कायदे से सीनियर हमारे पुलिस अफसर बता सकते हैं, लेकिन मैं अपने तजुर्बे या जितने भी क्रिमिनल से मिला, बातचीत की, एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आफ्ताब पूना वाला, अभी श्रद्धा केस में मुझे उससे 2 बार मिलने का मौका मिला। जब उससे मिला, क्या फ्लुएंट इंग्लिश बोलता और इतना कॉन्फिडेंट स्मार्ट भी दिखता है। जब आप उससे मिलोगे, और अगर ये आफ्ताब पूना वाला की जगह मैं कहूँ कि इसका नाम अनिल या फिर मेहताब है, और श्रद्धा केस से आप उसको अलग करके देखोगे, तो आप कहोगे कि यार क्या डायनेमिक लड़का है, क्या अगर स्टूडेंट टाइप दिखता है तो क्या स्टूडेंट होगा, और कॉन्फिडेंस जिस तरीके से बात करता है। तो मैंने उससे पूछा, उसका वकील मेरे साथ था, उन्हीं की वजह से मिला था मैं। तो जब पूछा तो उसने एक बार भी उससे पूरी श्रद्धा केस के बारे में जो बात की, कहीं पे भी कोई रिग्रेट नहीं, बल्कि उसे ये भी नहीं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मेरा पूरा करियर बर्बाद है, मैं पूरी जिंदगी जेल में रहूँ, जेल से शायद वो बाहर आएगा भी नहीं, लेकिन कोई अफसोस नहीं था। सिर्फ उसने एक लाइन कहा कि हाँ मुझे गुस्सा आ गया था, हमारा झगड़ा हुआ था। यहां तक उसकी बात ठीक थी। झगड़े में जितने ज्यादा, अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम को छोड़ दो, तो जो वैसे मर्डर के केसेस होते हैं शायद 99% चार दीवारी के अंदर होते हैं, मर्डर या रेप दोनों केसेस। तो वहां कोई झगड़ा हुआ, अचानक गुस्सा आया, आपने मर्डर कर दिया, उसके बाद आप प्लान करते हैं, आप क्योंकि गुस्सा ठंडा हो गया कि अब करना क्या, आप तो पकड़े जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, तो बचना कैसे। तो उसने बताया कि हाँ मुझे उस वक्त गुस्से में हो गया था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने ये क्यों किया, एक मर्डर किया था, झगड़ा हुआ, तो शायद तुम्हें कम सजा मिलती अगर सिंपल तुम पकड़े जाते। जिस तरीके से बॉडी के इतने पार्ट्स तुमने किए, 30-32 जो भी थे एग्जैक्ट, तो ये सारे आइडियाज तब उसने बताया कि वो आराम से बैठता था, लैपटॉप खोलता था, हाउ टू डिस्पोज बॉडी और ये सारे वो चेक करता था सोशल मीडिया पे और गूगल्स करके, और फिर कैसे रूम फ्रेशनर रखना है, कैसे बॉडी को प्रिजर्व करके रखना है, कैसे स्मेल नहीं आए, कैसे रूम फ्रेशनर खरीदना है, ये सारी चीज़ें। और वो तसल्ली से और नॉर्मल लाइफ जीता था, डेली नॉर्मल है। बल्कि इसके बाद भी उसने 1-2 लड़कियों को भी बुलाया अपने फ्लैट पे। तो इन लोगों के दिमाग में जो होता है ना, कि एक बार समझ में आपको नहीं आएगा किसी एक क्रिमिनल से, लेकिन जितने भी क्रिमिनल है, अगर इनके जरिए, आफ्ताब के जरिए मैं सोचूं, तो इन सब का ये है कि जब वो करता है ना, तो उसकी दिमागी हालत कुछ और, वो मतलब इंसान की कैटेगरी से थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो क्रिमिनल के माइंड को वैसे पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर क्रिमिनल का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। मैं इसमें इतना बस ऐड करूंगा कि कुछ क्रिमिनल होते हैं ना, वन टाइम ऑफेंडर होते हैं, और वन टाइम क्राइम ना बहुत सारे फैक्टर्स से हो जाता है, मतलब बहुत सारे लोगों से हो जाता है, कईयों का रजिस्टर हो जाता है, कईयों का नहीं होता। पर जिसका रजिस्टर हो जाता है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में घुस जाता है और परेशान हो जाता है। पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, चक्कर काट काट के, चाहे वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ हो, किसी के बहकावे में हुआ हो, किसी के इन्फ्लुएंस में हुआ हो, तो वो एक्चुअल में रिपेंट भी करता है, और उसका कभी कभी हमको भी लगता है कि उसका बैड लक हुआ। किंतु जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, वो जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लूप होल भी समझ जाता है, उसके मन से पुलिस का, जुडिशरी का, दोनों का डर भी कम हो जाता है, और वो सच में रिपेंट नहीं करता। उसमें से आधे लोग, जो आपने बोला खुद, वो अपनी उस पॉपुलैरिटी को एंजॉय करने लगते हैं, फिर वो उस स्टेटस पे आ जाता है कि मैं इतना बड़ा क्रिमिनल। ये प्रॉब्लम। चलिए, एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक वी हैव ओवरशॉट आवर टाइम. डू वी हैव टाइम फॉर मोर क्वेश्चंस? हेलो, हाँ, ओके, लास्ट क्वेश्चन देन वी रैप अप. दैट फीमेल मे बी, या सैम सर, मैं आपकी स्टोरी सुनता हूँ कंटिन्यू। माय क्वेश्चन इज, अगर हम देखें ऑन रिकॉर्ड तो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन जैसे 90s है या पुराने टाइम में क्राइम रेट कम था, आप दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, और जहाँ तक कंटिन्यू देखो तो हर साल बढ़ता रहे, मतलब अगर पिछले साल अगर 10 थे तो इस बार 12 होंगे। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? क्या लाइफ स्टाइल है, कुछ मॉडर्न लाइफ हमारे क्राइम की वजह बन रही है? सभी ये बड़ा सवाल है, टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है। 1 मिनट में बस इतना डाटा के हिसाब से बता दूं, जो ट्रेडिशनल क्राइम है, फिजिकल क्राइम है, बॉडी क्राइम है, वो कम हो रहा है।
जो ट्रेडिशनल हार्डकोर मर्डर, लूट, डकैती, ये तो वो कम हो रहा है। लूट डकैती और बढ़ रही सर। मैं बता रहा हूँ जो फाइनेंशियल क्राइम है, Yes, जो sir. व्हाइट कॉलर क्राइम है, Yes, sir. साइबर क्राइम है, 420, फ्रॉड, लैंड के मतलब भूमाफिया, नौकरी के नाम का फ्रॉड, नौकरी लगवा देंगे, तो वो बढ़ रहा है। आप समझ गए? व्हाइट कॉलर क्राइम बढ़ रहा है और ट्रेडिशनल फिजिकल क्राइम पहले से कम हुआ है। ये एक लेडी और पूछ रही थी, मेरे ख्याल से आप यू विनीत, यू मे अलाउ हर। Chalo, one last question, please. We are not going to entertain any more questions after this. We have completely overshot. Thank you very much. Good evening to everyone here. मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि स्कूल में ये फेस्टिवल हो रहा है, इज इट पॉसिबल टू वर्क ऑन द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड टू आइडेंटिफाई हाउ क्राइम कैन बी curtailed इन अ लेटर स्टेज? जब बच्चा बढ़ रहा होता है, जब हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू वर्क ऑन द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड एट दैट पॉइंट इन That's a time? very good question. In So fact, that Alok crime ji, I can be would want you to answer this. She's talking about red flags that you see earlier on and that can be taken care of. I'm so glad you asked this question because you are trying to address the problem at the very root. At the seed level. ये बात ज़रूर एक ज़माने में थी कि हमारी मॉरल साइंस की किताब क्लासेस हुआ करती थी। वो जो मॉरल साइंस है वो एक बड़ी अजीब चीज़ थी। वो अक्सर किसी ऐसे टीचर को पढ़ाने को दे दी जाती थी जो और कुछ नहीं जानता था, चाहे पढ़ा दो, तो उसको बहुत ज़्यादा उस ज़माने में भी नज़रअंदाज किया गया, जबकि वो एक पार्ट ऑफ द हमारा सिलेबस था। लेकिन जब वो सिलेबस से ही निकल गया तो फिर मॉरल साइंस कहाँ रह गई। जहाँ तक बच्चे को अर्ली एज में ये डिटेक्ट करना कि इसकी क्रिमिनल टेंडेंसी है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा घर से पता चल सकता है। उसके भाई बहन, उसके माता पिता, उसके नज़दीकी रिश्तेदार, उसके डेली के जो भी बिहेवियर है उसके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। स्कूल में आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, आई हैव नो डाउट अबाउट इट, and you must have tried to impress the teacher as much as you could. So you generally put the best foot forward in a classroom situation. और दूसरे, हमारे यहाँ क्लासेस बड़ी बहुत हो गई हैं। I know there are schools where one section has 60 boys or girls and so on. So if such a huge number is in front of one teacher, I wonder if individual attention can be given. तो ऐसे में ये पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक बड़ा जटिल काम है और सबसे अच्छी तरह से मेरे ख्याल से परिवार के अंदर हो सकता है। That's a very good question and an important one as well. One of the most famous killers in the world, Ted Bundy, was a doctor. You know, the guy who rammed the airplane into the World Trade Tower, Mohammad Atta, was an engineer. So, you know, perhaps there is a science that will evolve eventually that will, you know, monitor people for criminal activities. Nevertheless, thank you everyone for being so patient and thank you to my panelists for giving great answers. बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत ही अच्छा और profound session था ये। धन्यवाद। थैंक यू, वेरी एंगेजिंग एंड हमारी क्राउड पूरा आखिरी तक बैठी रही। क्राउड को बहुत मजा आया है और कह रहे हैं कि हम डिनर के बाद ही यहाँ से निकलेंगे। हाँ मजा आया आप लोगों को? कितना मजा आया जरा तालियों से बताइएगा। जबरदस्त। तो थैंक यू वेरी मच विनीत, इतने कमाल तरीके से आपने मॉडरेट किया। शम्स सर, जिस तरह से आपने एक जर्नलिस्ट की नजर उसको क्या दिखती है और वो क्या दिखाता है उसको लेके आपने बाखूबी अपनी बात रखी, और दोनों हमारे सुपर कॉप्स किस तरह के पुलिसिंग के अंदर चैलेंजेस होते हैं और क्या जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको लेके, और जिस तरह से लाल सर ने इतनी बढ़िया बात बोल दी आखिरी में। हम कह रहे थे कि वो नैतिक शिक्षा वाली, क्योंकि असल में जिंदगी में किसी और के साइंस काम आए ना आए, जो आप मैथ काम आए ना आए, लेकिन नैतिक शिक्षा ऐसा है वो पूरे जीवन में काम आती है और उसी को सबसे ज्यादा हम नजरअंदाज कर देते हैं, हल्के में ले लेते हैं जिसको कहते हैं। तो चलिए अब एक काम करते हैं, क्योंकि ये सेशन बहुत जबरदस्त रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि नीरज कुमार सर इतनी देर से यहाँ पे सुन रहे हैं, तो उन्हीं के हाथों अगर मोमेंटो दे दिए जाए तो कैसा रहे? बुलाऊं क्या सर को? तालियां प्लीज सर, आइए।
और कल सर का सेशन भी है मॉर्निंग में, आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। कल बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए सेशन, क्योंकि आज तो एक तरह से कहें कि वार्म अप वाला ये डे था, और कल और परसों जो है बेहतरीन मॉर्निंग से आप लोगों के लिए बड़े कमाल के सेशंस रखे गए हैं। तो सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप शम्स सर को आप ये नीरज मोमेंटो कुमार। भेंट करेंगे। नीरज कुमार सर दिल्ली पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। हम सब जानते हैं, फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर वो रह चुके हैं। इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनीत यहां पे हैं, आप उनको भी ये मोमेंटो भेंट करेंगे। नीरज सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अशोक कुमार सर हमारे साथ में हैं, सर आपको भी। हमें तो अभी बाद में भी आना है। हाँ हाँ, उसके लिए अलग से देंगे। एक ही बार बहुत। इसके बाद लाल सर आपके लिए बहुत ही एंगेजिंग ये सेशन रहा है कल के दिन में, इनसाइड द वर्ल्ड ऑफ बुगी, मैच फिक्सिंग को लेके दलदल। उसके बाद एक सेशन होने वाला है द मेकिंग ऑफ अ ग्रेट डिटेक्टिव, वो 24 घंटे, साइबर एनकाउंटर्स, वुमेन इन क्राइम राइटिंग, ये बहुत जबरदस्त सेशन है, आप लोग कल भी ज्वाइन कीजिएगा। गुड नाइट। और साथ ही आप लोगों के लिए आज क्या कुछ हुआ है शाम से, हमारी टीम ने देखो जबरदस्त तरीके से वो भी बैक स्टेज काम कर रहे हैं। सर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार नीचे खड़े होके फिर यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों के लिए आज शाम से अब तक क्या हाइलाइट्स बनी हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और उसके बाद उसको हम सोशल मीडिया के ऊपर भी डालेंगे। तो आप लोग हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक है ना, रील्स को फॉलो करते ही होगे। हम कोडेक के कैमरे के जमाने के रील बदलने वाले हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाले हैं, तो हम वहीं मिलेंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार प्लीज आप जो आज के हाइलाइट्स हैं उनको एक बार दिखाएं। कल्चर एंड लिटरेचर सोसाइटी प्रेजेंस, ये क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का फर्स्ट डे था, जो कि आपने उसके हाइलाइट्स को यहाँ पे देखा है। और कल और परसों आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़रूर से फिर से यहाँ पे जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।